सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं तलहा? अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वेरी गुड मॉर्निंग तलहा। ठीक है, आप मेरी टाई को इतना बहुत मत घूरें। smart लग आप रहे मेरी हैं टाई को इतना मत घूरें। आज मैंने टाई पहन ली है, सुबह से वर्दा परेशान है, मैंने टाई क्यों पहन मैंने ली कहा है? कि तलहा आज सुबह सुबह टाई पहन के इतने आप किड शिट में आए थे, स्मार्ट लग रहे हैं। आपके बाल भी ऐसे आज नूर जहां से कम नहीं लग रहे माशाल्लाह से। ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, आप 21वीं सदी से 18वीं सदी में चली गई और ये कॉम्प्लीमेंट है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये बताइए कि आजकल इतनी महंगाई है, आप कैसे मेंटेन करती हैं अपने बाल? बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि जितनी महंगाई आजकल हो रही है, इससे बेहतर वो पुराना वाला दौर ही था जहां एटलीस्ट सब कमाने वाला एक होता था और सब मिल बैठ के पूरी फैमिली खाती थी, लोगों का आना जाना लगा रहता था, रिश्तेदार आपस में मिल बैठते थे, रहने आते थे, दूसरे घर रुकते थे, एक महीना छुट्टी। यानी आप कह रहे हैं महंगाई आ गई तो ये सब खत्म हो गया है? बिल्कुल तलहा, आप इस बात से अग्री करेंगे कि वाकई ये चीजें मिलते तो हैं रिश्तेदारों से मिलते हैं, लेकिन वो सुकून, वो मेंटल पीस, आपकी वो एक कहते थे ना, एक आप एक खुशहाली, वो चीज़ खत्म हो गई। अब आप देखिए ना, रातों रात जब तेल की और घी की कीमतों में इतना इजाफा हो जाए, यूटिलिटी स्टोर पे जो है वो यूटिलिटी स्टोर पे 605 रुपए का जो है वो तेल दस्तयाब है और घी और रिटेल में 650 का है। तो आप देखिए ना, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा आम इंसान, आम आवाम कहाँ जाएगी? अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं वर्दा, ये तो शुरुआत है, आगाज है, आगे आगे देखिए होता है क्या। आपके मुल्क में गंदम की क्राइसिस सर उठाए खड़ी है, आपके मुल्क में जो है इस वक्त शुगर केन की क्राइसिस चल रही है, आपके मुल्क में जो है मेज की क्राइसिस चल रही है। मैं क्यों कह रहा हूँ क्राइसिस चल रही है? मैं इसलिए कह रहा हूँ वर्दा, ये इन तीनों के जो प्रोड्यूसर्स हैं, वीट तो हम चले इंपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त, कोई 30 लाख टन के करीब, शुगर के, गन्ने के और आपके मक्की के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कह रहे हैं दुनिया भर में हमारी फसल का रेट बहुत बढ़ गया है, रुपए में बेचेंगे तो क्या फायदा हो रहा है, 2-4 रुपए बच रहे हैं, डॉलर में बेचेंगे तो असल कमाई होगी। तो इस वक्त जो हमारे पास एक्स्ट्रा शुगर केन आ रहा है, जो हमारे पास मेज इस वक्त मौजूद है, वो दोनों उनके प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं भाई बाहर भेजो, डॉलर आने दो। अब ये देखिए, हमारे मुल्क के बारे में कोई नहीं सोचता। मुझे यहाँ पे एक वीडियो याद आई है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी हमजा शहबाज के बारे में, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं एक बड़ी खबर पर। एज एक्सपेक्टेड, पेट्रोल के बाद तेल की कीमतों को भी आग लग गई। कुकिंग ऑयल और घी 215 रुपए तक महंगा। गरीब के लिए घर का चूल्हा जलाना इंतहाई मुश्किल हो गया। मार्शल आर्टिस्ट आबिदा अशफाक ने कराटे किड की याद ताज़ा कर दी। एक टांग में चोट लगने के बावजूद सिंध टाइक्वांडो कप जीतकर सबके दिल जीत लिए। गेटअप और मेकअप का ऐसा कमाल जो देखे धोखा खा जाए, रूप को बहरूप में ढालने वाली मेकअप आर्टिस्ट को आपसे आज मिलवाएंगे। और एक गिलास दूध रोजाना रखे सेहतमंद और तवाना। दूध के आलमी दिन पर इसकी ग़िज़ाइयत और फ़वाइद पर तफसीली बात करेंगे। जी तला, हम दूध की बात तो कर रहे हैं, हम तवानाई की बात कर रहे हैं, हम ग़िज़ा की बात कर रहे हैं, लेकिन जब महंगाई इतनी ज़्यादा होगी तो हम कैसे अपनी सेहत का और ग़िज़ा का ख्याल रख सकते हैं? मैं बड़ी खबर पर जाने से पहले आपसे डिस्कस कर रही थी कि कल रात से एक वीडियो बहुत ज़्यादा मैंने देखी है, सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि हमजा शहबाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और उन्होंने पेट्रोल पे 12 रुपये का इजाफा किया था, कीमत बढ़ाई थी 12 रुपये, तो उन्होंने कहा था कि मैं कहता हूं कि भाई 1 नहीं 2 नहीं 3 रुपए नहीं, जब हुकूमत पेट्रोल की कीमत 12 रुपए एकदम बढ़ा दे, यकमुश्त 12 रुपए एकदम बढ़ा दे, तो समझ जाएं कि आपके हुक्मरान के दिल, सीने में दिल नहीं धड़कता, पत्थर है। तो अब मुझे बताइए कि अब जो अभी करंट हुकूमत है, जो कि हमजा शहबाज साहब के वालिद साहब ही हैं, क्या कहना है उनके बारे में? वर्दा, अगर आप तारीख देखें तो जितने भी सियासतदान हैं वो सब हमेशा से, जो भी ऑपोजिशन में बैठता है वो हुकूमती इक़दामात को इसी तरह तनकीद का निशाना बनाता है। नून लीग जब ऑपोजिशन में थी, पीटीआई को इसी तरह तनकीद का निशाना बनाती थी, पीपल्स पार्टी तनकीद का निशाना बनाती थी, JUIF, जमात इस्लामी, हर पार्टी पेट्रोल के ऊपर पॉलिटिक्स ज़रूर करती है और प्रेशर्स होते हैं पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाने के लिए। IMF के आप इस वक्त एक तरीके से गुलाम बने बैठे हैं, जो IMF कहेगा आपको मानना होगा। अपने लोगों की ख्वाहिश, अपने मुल्क का एक तरफ,
IMF नाराज हो गया, कुचल दिया है ना मसला आवाम बड़ा को। हो जाएगा, क्योंकि हम फिर डिफॉल्ट की तरफ जाएंगे और फिर मुश्किलात होंगी, क्योंकि हम मुश्किलात की आदी नहीं है ना, हम बड़े नाजों में पले हुए हैं। हम पाकिस्तानी कौम, जो हम कहते हैं घर में नौकर भी हो चाकर भी हो, काम खुद ना करना पड़े, ये सब गाड़ियां 3-4 मेरे घर में खड़ी हो, रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट्स पुअर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वेरी सैड। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस वक्त राना एहसान अफजल साहब मेरे साथ मौजूद है। राना साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। सर, आप कैसे डिफेंड करेंगे अपनी गवर्नमेंट को जो इतनी प्राइसेस बढ़ा रही है? प्लीज सर ये ना कहिएगा कि पिछली हुकूमत हमारे लिए इतना बड़ा मलबा खड़ा करके चली गई थी इसलिए हम कुछ और कर नहीं सकते हैं। कुछ तो पार्टीज की अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं, फाइनेंशियल मैनेजर्स की, फंड मैनेजर्स की, वो कैपेसिटी नजर नहीं आ रही इस वक्त नून लीग में। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कैपेसिटी जो है वो नून लीग ने जो है वो नून लीग की मर्जी से नहीं आती। कैपेसिटी जो है आपके पास फिस्कल स्पेस मौजूद जो हो तो फिर ही आप कर सकते हैं। फिस्कल स्पेस के ये हालात हैं कि आपके जो फिस्कल डेफिसिट इस साल का है वो 8% टू GDP की तरफ जा रहा है, और जो डॉलर्स की अगर बात करें तो आपके पास मैं समझता हूँ जो 10 अरब डॉलर रिजर्व्स में पड़े उसमें इस्तेमाल शायद आप सिर्फ 2-3 अरब डॉलर कर सकते हैं, जो आपके सिर्फ 10-12 दिन का इंपोर्ट कवर है, वर्सेस जो आपका नेबर है इंडिया जिसके पास इंपोर्ट कवर 13 माह का है। ये सिर्फ आपको एक कंपैरिजन देना चाहता हूं कि हमारा इंपोर्ट कवर कितने शॉर्ट है। और सूरत हाल ऐसी है कि आपको इस वक्त आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या आप IMF के पास जाएं और जो फिस्कल डिसिप्लिन या जो मुआहदे जो पिछली हुकूमत ने किए हैं उसको पूरा करें, या दूसरा हल ये है कि आप अपने डॉलर्स को ख़त्म कर दें, वाइप आउट कर दें और खुदा ना खास्ता एक बहुत बदतरीन सूरत हाल में चले जाएं। तो हमें इस वक्त अवाम को समझाना होगा कि हमें शायद ये जो कुछ दिन हैं या कुछ महीने हैं अपने पेट पे पत्थर बांध के जो है ये वक्त गुजारना पड़े। ये पाकिस्तान के लिए बहुत सेंसिटिव वक्त है और बड़ा मुश्किल वक्त है, और जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं ये कोरोना में जिस तरह पीक की थी उससे भी दुगनी हो चुकी हैं। यानी कि ये दुनिया की हिस्ट्री में शायद इतनी ज़्यादा जो है कमोडिटी प्राइसेस पीक ना की हो जो अब कर रही। तो ये एक गैर मामूली सूरत हाल है। राना साहब, यहाँ पे ठीक है आप कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल सूरत हाल है, और जिस तरह से भी आप लोग कह रहे हैं कि आप हुकूमत के पास पैसा नहीं है, यहाँ तक कि आपकी हुकूमत में से ही कहा गया है कि हुकूमत के पास वक्त जहर खाने तक के पैसे नहीं है, महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, सब्सिडीज़ ख़त्म की जा रही हैं। लेकिन इस बारे में क्या कहेंगे आपके? कल रात से ये खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि जहाँ हुकूमत के पास जहर खाने तक के पैसे नहीं हैं वहाँ पर आप करोड़ों रुपये के इश्तिहारात चला रहे हैं तुर्की के ऊपर दौरे के। देखिए, हम लोग हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कि हुकूमती अखराजात जो हैं वो गाड़ियों के ऊपर या प्रोटोकॉल के ऊपर इतने लग रहे हैं या इश्तिहारात पे पैसे लग रहे हैं, लेकिन जब आप स्केल मेजर करते हैं जो स्केल है वो शायद 1 और 100 का भी ना हो। यानी कि हम बात करें शायद कोई चंद करोड़ रुपयों की, लेकिन जो मसाइल हैं वो अरबों खरबों के हों, तो वो स्केल मैच नहीं करता। लेकिन ऑप्टिक्स आप ठीक कह रही हैं कि शायद उसके ऑप्टिक्स जो हैं वो उस तरह के नहीं आते। लेकिन मैं आपको इसकी एक और मिसाल दूंगा कि वो पंजाब की पूरी जो गाड़ियों का जो बजट था वो शायद 5 या 6 अरब था, लेकिन जो अभी की सब्सिडी दे रहे हैं पंजाब में वो 16 अरब महीने की है। तो यानी कि स्केल बहुत थोड़ा होता है इन चीज़ों का। लेकिन पंजाब में ही सब्सिडी क्यों? देखें, ये तो सूबों का प्रोगेटिव है ना, ये तो सूबे ने फैसला करना है। हर सूबे का 18वीं तरमीम के बाद सूबों को बहुत बेइंतहाशा फंड्स अवेलेबल होते हैं। 60% लगभग FBR की जो रिकवरी है वो सूबों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये तो हर सूबे की अपनी प्रोगेटिव है कि वो आटे पे सब्सिडी देना चाहता है, घी पे सब्सिडी देना चाहता है, ये नहीं देना चाहता। नहीं, लेकिन हुकूमत तो सब्सिडी का ऐलान कर ही सकती है ना। हुकूमत तो सब पे सब्सिडी हटा ली है, पेट्रोल पे भी, आटे पे भी, और आप लोगों ने सिर्फ 2000 जो है BISP कार्ड के ऊपर आपने एक खानदान को सिर्फ 2000 की आपने रिलीफ दिया है। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से महंगाई चल रही है सिर्फ 2000 रुपये में एक खानदान चल सकता है, जिसमें आपकी दवाइयों के अखराजात भी होते हैं, आपकी हर चीज़, फल सब्जी, आपकी दवाइयाँ, सपोर्ट प्रोग्राम में ना 2000 ऐड किए हैं। पहले से भी कुछ पैसे मिल रहे थे, 3-4 हजार रुपए, मजीद 2000 ऐड हो गए तो 6000 हो गए। 6000 में भी आपको लग रहा है कि एक खानदान चल सकता है? Something is better than nothing, I guess। राणा साहब भी यही कहेंगे। राणा साहब, प्लीज रिस्पॉन्ड सो आई कैन आस्क यू अनदर क्वेश्चन, सर।
जी जो सब्सिडी ये जो 2000 रुपए दिए हैं ये इसलिए नहीं दिए कि वो उस 2000 से अपना घर चलाए। ये जो पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज का इम्पैक्ट है सिर्फ उसको कवर करने के लिए 2000 रुपए दिए, जो कि 11-12 लीटर बन जाते हैं, जो एक आम आदमी की जो कोई 1000 किलो, क्योंकि एक मोटर बाइक जो है 50-60 किलोमीटर एक अब तो लीटर कुकिंग ऑयल भी महंगा हो गया है ना, इसके बारे में क्या कहेंगे? इस पे भी अब क्या होगा? पेट्रोल पे देखिए, सब्सिडी मैं दे दी, लेकिन आपको कुकिंग ऑयल, घी, मेन कुकिंग का जो आपका चूल्हा जलता है जिससे खाना पकता है। देखिए मैं आपको ये बताऊं कि हमें शायद अवाम को बताना होगा, क्योंकि अगर हम लोग अवाम को ये बताएंगे कि हुकूमत देखें, इसमें ज़रूर शायद ऑपोजिशन टफ टाइम देती रही हो पिछली हुकूमतों को, और आज की ऑपोजिशन आज की हुकूमत को टफ टाइम देंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ फिर बड़ा क्लियरली बता दूं कि मेरे नज़दीक, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि आज शायद फौज हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज जो सारी मुख्तलिफ हैं और एक दूसरे के साथ पहले नहीं बैठ सकी, इन सबको बैठना होगा और अवाम को बताना होगा कि क्या हालात हैं, क्योंकि अगर इन हालात में खुदा ना खास्ता पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही। एग्जैक्टली मैं वही जाना चाह रहा हूँ, मुझे एक सवाल पूछ लीजिएगा वर्दा प्लीज। राना साहब मैं वही जाना चाह रहा हूँ जिसकी आप बात कर रहे हैं। देखिए इमरान खान साहब भी यही कहते हैं कि उनकी वजह से वो सब साथ होकर बैठ गए, दूसरे सब एक तरफ आ गए, खान साहब एक तरफ खड़े हुए। ये बताइए, आपने बात की पेट पर पत्थर बांध कर वक्त गुजारना पड़ेगा। अगर हम खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे हम डिफॉल्ट कर जाते हैं, हम कहते हैं कि हम ये कर्जे अदा नहीं करेंगे, हम अपने सूद की रकम अदा नहीं करेंगे, हम अमेरिका से अपने ताल्लुकात मुनक़ता करते हैं, हमें नहीं चाहिए ऐसी दोस्ती जो हमें महंगी पड़ रही है, और हम डिफ़ॉल्ट करके अपने पड़ोसी लेट से ईरान से पेट्रोल लेना शुरू कर देते हैं। ईरान के ऊपर भी कितने साल सर पाबंदियां लगी रही, लेकिन वो तो अपने पैरों पे खड़े हो गए, जबकि वो अपना पेट्रोल एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। आज श्रीलंका भी जो है रशिया से तेल ले रहा है, इंडिया भी रशिया से तेल ले रहा है, हम अभी तक बातें ही कर रहे हैं। डोंट यू थिंक, आई कम अगेन टू माई क्वेश्चन, कि हमारे फाइनेंशियल फंड मैनेजर जिस तरह हमारे मुल्क की मैशत को चला रहे हैं, हम डिफॉल्ट के रास्ते पे ही जा रहे हैं, और हम अगर डिफॉल्ट कर जाएं तो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत कि हम डिफॉल्ट के रास्ते में मजीद 6 डिफॉल्ट करते हुए जाएं। नहीं, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान कभी भी डिफॉल्ट नहीं करेगा, और हम डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रहे। हम इंशाल्लाह इस मसले से पाकिस्तान को निकालेंगे और चीज़ें बेहतर होंगी। ये जो चंद माह हैं या एक आधा साल जो है, ये इंशाल्लाह ताला ओवरऑल कमोडिटी प्राइसेस भी नीचे की तरफ आएंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन हमें एक मुश्किल पीरियड आ रहा है जिसमें महंगाई और इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, उसमें हमें। राना साहब थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। सवाल फिर भी खड़ा है कि हम इस राह पर कैसे जाएंगे, रास्ता बताना ज़रूरी है। अगर हमारे सियासतदानों के पास, मैनेजर्स के पास, फाइनेंशियल मैनेजर्स के पास, फाइनेंशियल टीम, इकोनॉमिक टीम के पास प्लानिंग नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है, वे फॉरवर्ड नहीं है, फिर आप अपने टारगेट्स कैसे अचीव करेंगे? फिर तो हम डिफॉल्ट के रास्ते पर ही हैं। और जब तरह खुद हुक्मरान कह रहे हैं कि पेट पे पत्थर बांध के आपको इसका गुजारा करना पड़ेगा, बांध रहे हैं पत्थर तो डिफॉल्ट पे बांध लो भाई, जान छुड़ाओ कर्जों से, तो फिर क्या होगा? खैर बहरहाल ये सिचुएशन तो हमारी सूरत हाल बनी हुई है मुल्क की, इस पर डिस्कशन चलती रहेगी, दिन रात सोते बैठते उठते जागते हम यही बात करते हैं तला। लेकिन थोड़ा सा कुछ अपने व्यूवर्स के लिए एक लाइटर मूड पे भी बात कर लेते हैं, उनको थोड़ी सी एंटरटेनमेंट की तरफ भी लेके आते हैं। सोशल मीडिया हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तला, और अगर आपने भी शायद आजकल देखा हो तो सोशल मीडिया पे एक खातून जो कि गेटअप आर्टिस्ट हैं, अस्मा नाम है उनका, वो बहुत ज़्यादा आजकल वायरल कर रही हैं। उनकी खास बात ये है कि वो जिस शख्स का भी चाहें वो गेटअप बना सकती हैं। स्क्रीन पे चल भी रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इनकी एक अपनी ही एक अलग ही आर्टिस्ट हैं, और इनकी सलाहियतें इतनी ज़्यादा फेमस हैं कि ये पाकिस्तानी सियासतदानों के और इमरान खान साहब के भी जो हैं, इन्होंने उनको ख्वाजा तहसीन पेश किया था, उनका गेटअप किया था। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए गेटअप इस तरह से करना, एक आर्ट है अपने आप में। अग्रीड टैलेंटेड। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत बेहतर नहीं। चलें जी, अस्मा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्मा, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्मा, आप ये बताइए कि किस तरह से आप इस तरह से सबका गेटअप कर लेती हैं, किसी का भी गेटअप कर लेती, कितना टाइम लगता है आपको ये गेटअप करने में? पहली बात तो मैं आपसे कहूँ कि किस तरह से मैं कर लेती हूँ, तो वो मेरे पास जो टूल्स हैं और जो मेरे पास मेकअप है उसी को यूज़ करके मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर लेती हूँ फीचर्स की। और दूसरा ये कि टाइम डिपेंड करता है कि डिफिकल्टी कितनी है किसकी एंड लाइक मुझे तकरीबन 1 आवर to 1.5 आवर तक लग जाता है। यानी कि 1 से 1.5 घंटे में आप एक कंप्लीट गेटअप इख्तियार कर लेती हैं किसी का, जबकि फीचर्स चेंज करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। और अमूमन अगर हम देखें तो 1 घंटे में तो हमारा नॉर्मल मेकअप होता है, नहीं हमारा नॉर्मल मेकअप 1 घंटे में होता है।
हाँ जी, बिल्कुल। नॉर्मल मेकअप 1 घंटे में होता है, लेकिन नॉर्मल मेकअप के अंदर कुछ और टाइप की आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है। जिस तरह से आपने आईज़ को एक्स्ट्रा डेप्थ देनी होती है, आपने लैशेज़ को लगाना होता है, अपने फेस का कॉन्टूर, और इस वाले मेकअप की कुछ नहीं, किसी और टाइप की रिक्वायरमेंट्स है। इसमें हमने पूरे फेस की स्ट्रोक्स को देखना होता है, लेकिन स्ट्रोक्स थोड़ी इतनी लाइट सी होती है कि हम नॉर्मली कर लेते हैं। नॉर्मल मेकअप और इसमें बहुत डिफरेंस है अगर देखा जाए तो। तो अच्छा, मेकअप किट आप वही सेम यूज़ करते हैं जो नॉर्मल मेकअप के लिए यूज़ होता है, या इसके लिए एक अलग मेकअप कुछ होता है, फीचर्स वगैरह चेंज करने के लिए थोड़ा सा कॉन्टोर का एक अलग चीज़ होती है, हाइलाइटर और डार्क शेड्स वगैरह? नहीं, डेफिनेटली मैं वही मेकअप यूज़ करती हूँ जो मेरे पास नॉर्मल मेकअप करने के लिए है। हाँ, कभी-कभी मुझे डेप्थ ज़्यादा चाहिए तो फिर मैं ऑयल बेस्ड मेकअप यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी जो भी काम कर रही हूँ मैं नॉर्मल मेकअप ही कर रही हूँ। सही। तो अच्छा, कभी किसी आपको प्रोडक्शन हाउस से कहीं इंटरनेशनली कोई कॉल आई कि वहाँ पे गेटअप का सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता है, या हमारे किसी प्रोडक्शन हाउस से वगैरह आपको कॉल आई है कभी इस चीज़ के लिए, एक्सपर्टीज जो आपकी है? नहीं, अभी फ़िलहाल मुझे इस चीज़ की कोई कॉल नहीं आई है। और मैं इस वैसे प्रोफेशन नहीं कर रही हूँ। अस्मा, ये बताइए सबसे मुश्किल गेटअप आपको कौन सा लगा? कभी आपने मौलाना फजलुर रहमान बनने की कोशिश की? नहीं, मैं पहले से मेरा ये इरादा था कि मैं पॉलिटिकल जो के लीडर्स हैं मैं उनको नहीं करूँगी, लेकिन मैंने फिर इमरान खान से स्टार्ट किया है, और मुझे इमरान खान का ही करने में सबसे ज़्यादा मुश्किल लगा, बिकॉज उसके शायद फैंस बहुत ज़्यादा है। तो मुझे था कि ज़रा सी भी कोई गलती हो जाती है तो उसके फैंस या उसके चाहने वाले बुरा ना मान जाए, या इमरान खान खुद बुरा ना हुआ है मान कभी कोई बुरा माना है आज तक? लेकिन नहीं, बुरा ऐसे किसी ने नहीं माना। हर कोई अंडरस्टैंड करता है कि ये काम मुश्किल है, डेफिनेटली। तो 19-20 का फर्क आ ही और जाता सबसे है। ज्यादा अच्छी एप्रिसिएशन आपको क्या मिली? मुझे अली सतपारा के काम पे सबसे ज़्यादा अच्छी एप्रिसिएशन मिली थी, बिकॉज वाकई में वो बहुत ज़्यादा क्लोज था, और वैसे भी कुछ सिस्टम ऐसे थे कि लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया था उसको। अस्मा, आप अपने ऊपर तो इस तरह गेटअप चेंज कर लेते हैं, कभी किसी दूसरे पे भी किया है आपने? ये एक्सपर्टी है आपके पास कि दूसरों को भी आप चेंज कर दें, किसी और का गेटअप दे दें? अगर कोई दूसरा मुझे अलाउ करे तो मैं डेफिनेटली चेंज कर सकती हूँ। वैसे चैनल्स में जो है ये काम होता रहता है, इनको चाहिए चैनल्स में अप्लाई मैं कर यही दें। कहने वाली थी, फ्यूचर प्लानिंग क्या है इनकी? आपने क्या सोचा है, इस चीज़ को कंटिन्यू आप करेंगी बताएं, आप? हम आपकी सीवी यहाँ पे दे दें गेटअप आर्टिस्ट के लिए? मैं अभी तो फिलहाल इसको प्रोफेशनली नहीं करूँगी। अभी मुझे क्योंकि इसमें और एक्सेल करना है। अभी इसमें बहुत सी चीज़ें जो कि मुझे सीखनी है, तो ऐसा ना हो कि मैं ब्रश पकड़ूँ और किसी को कुछ और बना दूँ और वो मुझे नौकरी से निकाल रहे हो। तो इसलिए अभी मुझे कुछ और सीखना है। फैमिली का रिस्पॉन्स कैसा रहा अस्मा? सब घर वाले तो परेशान हुए होंगे कि यार ये बच्ची कहाँ लग गई? नहीं, फैमिली बहुत खुश होती है। फैमिली तो मुझे लिस्ट पकड़ा देती है कि अब आपने ये करना है, अब आपने इसको करना है। लाइक फैमिली मुझे आइडियाज देती है। तो आसमा, प्रॉपर आपने कहीं से सीखा है, इसकी ट्रेनिंग ली है गेटअप चेंजिंग की, या फिर आप खुद मेकअप करते करते आपने इसको खुद ट्राई किया? नहीं, मैंने खुद ही ट्राई किया था। मैंने मेकअप की भी ट्रेनिंग नहीं ली है। अच्छा, ट्रेनिंग नहीं ली है आपने, खुद ही किया है? हाँ जी, मैंने खुद ही किया है। मैंने ट्रेनिंग लेने का, हाँ, फ्यूचर में मेरा ट्रेनिंग लेने का प्लान है, लेकिन फिलहाल ट्रेनिंग नहीं ली। अमेजिंग, आपको बिल्कुल करना चाहिए, और इसको एज ए आपको अपना करियर, इसको आगे आपको परस्यू करना चाहिए डेफिनेटली, कि जब आप अभी बगैर सीखे हुए इतनी महारत रखती हैं तो डेफिनेटली इंशाल्लाह जब आप सीख जाएंगी आप तो अपने नाम के झंडे गाड़ देंगी इंशाल्लाह ताला। चलें जी, ऑल द बेस्ट आसमा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आपने देखा कि इस तरह से गेटअप चेंज करती हैं और कितनी एक्सपर्ट है। मुझे तला हैरत इस बात की हुई है कि इन्होंने अभी तक सीखा नहीं है किसी से। जी हाँ, आप सही कह रही हैं कि नेचुरली गॉड गिफ्टेड होते हैं ऐसे लोग, पैदाइशी कुछ ना कुछ टैलेंट लेके पैदा होते हैं, अल्लाह की देन है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। अब एक वीडियो और हमारे प्रोड्यूसर साहब दिखवाना चाहते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं जी। और कहते हैं कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। इसकी मिसाल तो आपने सुनी होगी, मगर यहाँ तो पूरा जेट जहाज ये आन गिरा है। वीडियो देखिए। ये क्या हुआ है? I won't call it a jet जहाज दो, it's like the इस पे ट्रेनिंग हो रही होती है, जहाज सीख रहे होते हैं। ये जहाज आ गिरा, इट्स 2-सीटर, इसमें तो लेकिन मुझे हाँ बच्चे जिनके ऊपर ये गिरा है, अल्लाह रहम करे। अरे बच्चे वहाँ पे फुटबॉल मैच खेल रहे थे, एक बच्चा एक जहाँ जख्मी भी पे हुआ है, देखें आप, एक बच्चा उठ भी नहीं रहा है, आखिर में एक बच्चा नीचे गिरा हुआ है। गिरा हुआ है, सही। लेकिन I don't know how is he, प्रोड्यूसर साहब ने यकीनन इस पर रिसर्च की होगी कि बच्चे की हालत खतरे से बाहर है। सेफ है बच्चा, सब They're all सेफ है, safe, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। सब सेफ है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये कहते हैं ना कि अल्लाह ताला बाल बाल बचाए, और अल्लाह ताला ने देखे यहाँ पे भी जो है वो अपनी खैर आफियत रखी है और बाल बाल बचे हैं ये लोग फुटबॉल खेलते हुए। खैर, इसी के साथ ही ब्रेक का वक्त हो गया है, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए दुनिया बोल है। ज्वाइन करेंगे आपको एक ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और जहां हम इतनी महंगाई का रोना रो रहे हैं वहां पे तलहा एक और मसला भी है हमारे पास। इतनी शदीद गर्मी है और फिर बिजली के बिल इतने ज़्यादा आते हैं, तो हम एसी कैसे चलाएं? दुनिया बोल भी है, आजकल दुनिया बहुत गर्म भी है वरना मैं आपको बताऊं, और एसीज बड़े इशू बने हुए हैं क्योंकि यकीनन लोग सोचते हैं इन्वर्टर लेंगे तो बिजली कितनी बचेगी, रेगुलर एसी लेंगे तो सस्ता पड़ेगा, व्हाट इज़ बेटर, विच इज़ गोइंग टू लास्ट मोर, किस में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की चीज़ें इस्तेमाल हुई हुई हैं। लेकिन एक नाम है जो आजकल काफ़ी लोगों के ऊपर चढ़ा हुआ है, हर कोई कहता है कि यार ये ब्रांड बड़ा अच्छा है, उस ब्रांड का नाम है हायर। और हायर के इस वक्त डायरेक्टर एयर कंडीशनिंग मेरे साथ मौजूद है अहमद हम्माद साहब। थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अहमद साहब। हायर में ऐसा क्या है जो किसी और में नहीं? Bismillahirrahmanirrahim. Higher Pakistan, we have launched the air conditioners 20 years before. ठीक है। अच्छा, ये जो हायर कंपनी है ये स्टेट ओन कंपनी है चाइना की, और ये इटसेल्फ यहाँ पाकिस्तान में काम कर रही है। जो दूसरी आपको ब्रांड्स यहाँ अवेलेबल हैं, दे आर द डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, या वो यहाँ प्रोड्यूस नहीं कर रहे, आप यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ, हम यहाँ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। सेकेंडली हमारी जो प्रिंसिपल कंपनी है वो चाइना में है, तो इस लिहाज से जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ठीक है, जो इनोवेशंस वगैरह हैं, वो हायर ने पाकिस्तान में दी हैं। तो वी आर द लीडर इन ऑल एस्पेक्ट्स। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे लोगों का एक मैं कहूँगी कि सोचना है या कहना है लोगों का कि जब आप एक एसी लेते हैं और फिर आजकल जो महंगाई चल रही है उस पर कहते हैं कि आप इन्वर्टर लें, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि एसी इज़ फार वे बेटर देन द इन्वर्टर, क्योंकि एक तो जब तक आप 12 घंटे या 8 घंटे मुसलसल इन्वर्टर नहीं चलाते तब तक बिजली का बिल कम नहीं होता। दूसरा, और कहते हैं कि इन्वर्टर ज़्यादा रिलायबल नहीं है, एसी जो है वो आपका एक लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है। वो जो रेगुलर कंप्लेंट इन्वर्टर की है ना अहमद साहब, वो ये यार कार्ड जल जाएगा, कार्ड मिलेगा नहीं, 30-35 हज़ार का कार्ड होगा, कहाँ जाके घूमते फिरोगे, बनाते फिरोगे। इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिए। नहीं, इसमें ये कॉन्सेप्ट वैसे गलत है। और जो एयर कंडीशनर डीसी इन्वर्टर है, ये मतलब कूलिंग भी इसकी बहुत अच्छी है गर्मियों में, और सर्दियों में ये हीटिंग का फंक्शन देता है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये एक्चुअली एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजी है। जो ही ये अपने ऑप्टिमम लेवल पे जो आपने रखा होता है, टेम्परेचर रखा होता है जो कि रिकमेंडेड दैट इज़ 26 डिग्री सेंटीग्रेड। सही। तो जब आप किसी रूम में एयर कंडीशनर को ऑन करते हैं तो उसका टेम्परेचर तकरीबन 32 या मैक्सिमम 35 तक होता है। True. तो व्हेन यू सेट टू 26, तो व्हेन इट कम डाउन टू 26, तो इसके जो अम्पेयर्स हैं वो नीचे आने शुरू हो जाते हैं। जो 9 अम्पेयर पे थे वो 4-4.5 पे आ जाएंगे। तो अगर आपका कमरा कंसील्ड है और ज़्यादा उसमें ओपनिंग नहीं है तो इसके अम्पेयर और नीचे चले जाएंगे। तो ना सिर्फ उस टाइम इसकी कूलिंग बेहतर होगी, ठीक है, बल्कि आपकी एनर्जी एफिशिएंसी भी बेहतर हो जाएगी और आपका बिल जो है वो कम हो जाएगा। और कितने % तक इस पे असर पड़ता है बिल पे? अराउंड 50% तो है। 50% मोर देन दैट भी हो सकता अच्छा। है। डिपेंड कि आप, एक तो ये है कि कमरे के साइज़ के मुताबिक आपका एयर कंडीशनर होना चाहिए, ठीक है, और उसको तरीके से आप यूज़ करें तो ये है। वैसे अहमद साहब, मैंने रिसेंटली हायर के अप्लायंसेस यूज़ किए, मैंने एसी भी लगवाया, मैंने उनसे वॉशिंग मशीन भी ली, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट दिस फैक्ट कि छोटे मोटे मुझे इशूज़ है, क्या बेहतरीन सर्विस आप लोगों ने दी। कंप्लेंट्स के ऊपर जो रिस्पॉन्स टाइम था दैट वाज रियली लेस, फ़ौरन से अगले दिन आपकी टीम घर पे पहुंच जाना, सारे रिजॉल्व करना मैटर और अच्छा काम करना, इट वाज वेरी इंप्रेसिव। क्योंकि आजकल सर चीज़ बेचना इज़ नॉट द इशू, उसके बाद जो सर्विस कस्टमर को मिलती है उससे ही उसकी रिलेशनशिप और अटैचमेंट ब्रांड के साथ होती है। तो आपकी सर्विस क्या है जो किसी और की सर्विस नहीं? अच्छा, आप क्योंकि हम सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है। वी आर गिविंग द सोल्यूशन इन पाकिस्तान, होम अप्लाइंसेस सॉल्यूशंस। मतलब हमारे पास पूरी प्रोडक्ट रेंज है, हमारे पास पूरी मॉडल रेंज है, ठीक है। अच्छा, जहाँ तक सर्विसेज की बात करते हैं, येस, आवर जो हेल्पलाइन नंबर है 042111424237, दिस इज़ 24 आवर्स अवेलेबल, ठीक है। आपका तो अपना एक्सपीरियंस है कि आपने कंप्लेंट की और उनका फॉलोअप वगैरह हुआ। अच्छा, अब हम जब एयर कंडीशनर सेल करते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि हमारा रिश्ता उनके साथ ख़त्म हो गया। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी इसकी इंस्टॉलेशन की, ठीक है। जब आपने एयर कंडीशनर ख़रीदा तो देन आपकी कोशिश होती है कि ये फटाफट इंस्टॉल हो जाए। फ्री इंस्टॉलेशन मिली थी मुझे। तो हमने क्या किया, सिर्फ फ्री नहीं है, दिस इज़ अ फास्ट एंड प्रोफेशनल, एक क्वालिफाइड जो टेक्नीशियंस हैं, जो स्टाफ है, वो जाके इंस्टॉलेशन करता है। और जब तक आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, हम कोड कंपनी इशू करती है, आप कोड नहीं देते उसे, ये क्लोज नहीं होता।
तो इस वजह से एक अच्छी प्रोफेशनल फास्ट जो हम इंस्टॉलेशन और फ्री दे रहे हैं ताकि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। सही। अच्छा, होम अप्लायंसेस की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आपको क्या लगता है कि अब ये किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है आजकल के दौर में, और आगे आने वाले सालों में किस तरह की डिमांड्स और ज़्यादा बढ़ेंगी होम अप्लायंसेस में, और जिस तरह से महंगी हो रही हैं चीज़ें, उसके बारे में आप क्या? मेन चीज़ है एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, आपको पता है कि जो एनर्जी या फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस डे बाय डे बढ़ रही हैं, तो जो भी एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स देगा वो कामयाब रहेगा। ये डीसी इन्वर्टर भी उसी का ही हिस्सा है, नंबर 1। जैसे अभी गाड़ियाँ आ रही हैं, हाइब्रिड आ रही हैं, इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, आपका भी बन रहा है, मैंने सुना है कोई इलेक्ट्रिक प्लांट सर मदर कंपनी का, माशाल्लाह से। हाँ जी, तो ये चीज़ है। और सेकेंडली स्मार्ट प्रोडक्ट्स, नाउ एवरीबॉडी इज कैरिंग द स्मार्टफोन्स, और वो कहते हैं कि हम इससे ऑपरेट करें, तो इसका बड़ा फ़ायदा है स्मार्ट के साथ कि इवन आप स्टूडियो से जब आपने घर जाना है तो आप यहीं से अपने एसी को ऑन कर दें, घर पहुंचने तक आपको एक बड़ा। आप लोग इस तरह की टेक्नोलॉजी निकाल रहे हैं या है? है, हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, एसीज में आपकी है? हाँ जी, हाँ जी। तो आप उसको ऑन कर सकते हैं, उसका मोड चेंज कर सकते हैं, उसकी टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप और ये दुनिया के किसी कोने में मार्केट आपने ऑफर कर दिया है? हाँ जी, हाँ जी, हमने किया। स्मार्ट अप्लायंसेस। यस यस यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अभी आगे जाके अब सिर्फ स्मार्ट नहीं, अब इसे अगले स्टेप पे हम चले गए। अब अगला स्टेप क्या है कि हेल्थ कॉन्शियस पीपल और हेल्थ के बड़े इश्यूज हैं दुनिया में। ठीक है, हमने इस साल लॉन्च किया है अपना यूवी जनरेटर एयर कंडीशनर, अल्ट्रा वायलेट रे। वाह, ठीक है, बैक्टीरिया सारा किल कर दे, सारा बैक्टीरिया वो किल कर देता है। ठीक है, इवन हमारे पास सर्टिफिकेशन है टेस्ला कंपनी की कि जो कोविड के जरासीम अगर उस कमरे में है तो उसको भी वो ख़त्म कर देगा। ख़त्म कर देगा। अमेजिंग। प्लस हमने लॉन्च किया पाकिस्तान में एयर प्योरीफायर, इन बिल्ड एयर प्योरीफायर एयर कंडीशनर। ठीक है, आप एयर प्योरीफिकेशन के लिए आपको एक एयर प्योरीफायर लेना पड़ता है, दैट इज़ अराउंड 50 to 60 रुपीज़, 50,000 रुपीज़, राइट। हमने इन बिल्ड एयर कंडीशनर में दे दिया। ठीक है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आप एसी भी यूज़ कर रहे हैं, साथ आपकी एयर प्योरीफिकेशन भी हो रही है। वाह, ठीक है, तो इस तरह हम चीज़ों को अपग्रेड करते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी। वेरी नाइस। अहमद साहब, मैं पहले हैदराबाद में रहता था जी। पैदाइश मेरी हैदराबाद की, फिर हम कराची आए। हैदराबाद में क्या होता था कि हमारे घर के जो पुराने एसी होते थे ना, वो सर खराब नहीं होते थे। ठीक है, वो 20-20 साल भी चलते थे। जब हम कराची आए तो यहाँ की समंदरी हवा ऐसी थी कि यहाँ पे एसी खत्म हो जाते थे सर 1.5 साल में जी। वो कंप्रेसर गया, कंडेंसर गया, कुछ ना कुछ खत्म होना है, 15-20 हज़ार रुपए का 2 साल तक की आपकी लाइफ है, मैक्सिमम 2 साल हो गया। हायर, क्योंकि प्राइसेस भी कंटिन्यूसली ऑन द राइज हैं डॉलर की वजह से, तो कंज्यूमर ये देख रहा है अहमद साहब के प्राइसेस आर ऑन द राइज, क्या क्वालिटी भी ऑन द राइज है या फिर क्वालिटी मुसलसल डाउनग्रेड हो रही है और प्राइस अपग्रेड हो रही है? ऐसा नहीं है। जैसे पाकिस्तान में हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, चाइना में भी है। ठीक है, हम बड़ा क्लोज इंटरेक्शन करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, उनके जो पेन पॉइंट्स हैं या उनकी जो डिमांड्स हैं उसको हम बड़ा एड्रेस करते हैं। तो येस, इट वाज अ प्रॉब्लम इन दिस एरिया, स्पेशली इन कराची साउदर्न एरिया, और दूसरे एरिया जहाँ ड्रेन्स वगैरह केमिकल ड्रेन्स होते हैं वहाँ भी ये, क्योंकि कॉपर यूज़ होता है तो वो ख़राब हो जाता है। हमने क्या किया कि वी आर यूजिंग द एंटी कोलिजन कोटिंग ऑन आवर एयर कंडीशनर, ऑल इनके ट्यूब्स के ऊपर एंटी कोलिजन हमारी फिन्स हैं। तो अब वो जो आप कह रहे हैं कि 1.5-2 साल में जो एसी ख़राब हो जाता था, इसकी अब लाइफ मोर देन डबल हो गई है। ठीक है, तो ये हम दे रहे हैं, हमने शुरू कर दिया। हमारे तमाम एयर कंडीशनर जो है वो एंटी कोलिजन कोटिंग के साथ है। यानी मैं अपने नए एसीज के लिए परेशान होना छोड़ दूं? हाँ जी, 2 साल रिलैक्स हूं मैं। यस, 2 साल से ज़्यादा की बात करें, मोर देन 2 इयर्स। अच्छा, हमारे लिए 2 साल ही बोनस है। क्या नहीं, वैसे अमूमन होता है कि कोई भी आप एसी लगाते हैं तो 2 साल तक उसकी लाइफ होती है, उसके बाद आपको लाजमी चेंज करना पड़ता है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है हायर की कि आप कह रहे हैं कि 2 साल से भी ज़्यादा लाइफ उसकी बढ़ जाती है। अच्छा अहमद साहब, ये बताइएगा कि अब हम जब बात कर रहे हैं एसीज़ की, आपकी इतने सारी टेक्नोलॉजीज़, आपने स्मार्ट टेक्नोलॉजी भी उसमें मुतारिफ करा दी है, तो ये बताइए कि इसकी प्राइस रेंज कितनी, कि अब जो ख़रीदने वाला होगा वो तो इसी पे जाएगा, कहाँ से कितने में स्टार्ट होता है, और कुछ आवाम के लिए कोई रिलीज़ है कि आप इंस्टॉलमेंट्स पे भी दे सकते हैं, कि अक्सर होम अप्लायंसेस इंस्टॉलमेंट्स पे भी मिलते हैं, कुछ ऐसा रिलीफ है आवाम के लिए? हमारे कई सेल्स चैनल हैं, मींस कि हमारी प्रोडक्ट ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल है। अब उसमें काफ़ी कंपनीज है जो हायर परचेज पे, मतलब इंस्टॉलमेंट्स वगैरह पे देते हैं, तो वहाँ अवेलेबल हैं। जो प्राइस रेंज है हमारी बड़ी कम्पिटिटिव प्राइस है, मतलब कंपेयर वी हैव टू वर्क इन द मार्केट, और हमें कंपटीशन के साथ चलना पड़ता है। लेकिन आप खुद जाके मार्केट में देखें तो हम जो फीचर्स दे रहे हैं, जो क्वालिटीज़ दे रहे हैं, जो सर्विसेज दे रहे हैं,
उसके मुताबिक हमारी प्राइस जो है वो बड़ी कम्पिटिटिव है, बल्कि आप कंपटीशन से हमारी प्राइस देखेंगे कि कम है। ठीक है, सही। तो इसी लिहाज से जो प्रोडक्ट ऐसी मार्केट में अहमद साहब जहाँ पे आप वन ऑफ द फ्यू लोकल प्रोड्यूसर्स हैं जी, बाकी सारे इंपोर्ट कर रहे हैं, प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस का चैलेंज इस वक्त आपके लिए कितना ट्रबलसम है? क्योंकि जाहिर सी बात है, खरीदार हमेशा सब कुछ देख के अपनी जेब को देखकर खरीदता है। कितना मुश्किल हो जाता है कि आप प्राइस कॉम्पिटिटिव रहें दूसरों को देखते हुए? दूसरे क्या ऊपर हैं आपसे, दूसरे नीचे हैं? सर हमारी प्राइस आप देखें तो आपको अब मॉडल रेंज डिफरेंस है। ठीक है। हमारे पास जैसे मैंने यूवी का बात की, एयर प्योरीफायर की बात की, पूरी प्रोडक्ट एसी हमारा कितने का होगा वैसे? इसमें सारे ऑप्शंस हो इस वक्त? 150,000 150,000। ठीक है, सारे ऑप्शंस के साथ। सारे ऑप्शंस के साथ। और यूवी भी है उसके अंदर, हीटर भी है उसके अंदर, एयर प्योरीफायर भी है। एयर प्योरीफायर वाला दूसरा है, वो दूसरा है। हाँ जी। तो इस तरह अब जैसा भी कस्टमर है हमारे पास, उसके मुताबिक अगर फुल फीचर्स वाला लेना है तो उसकी उस प्राइस रेंज पे है, अगर बेसिक फीचर वाला लेना है तो हमारी लो प्राइस में भी है। बेसिक फीचर वाला कितने का मिल जाएगा आपको? 1 टन का एसी सर। 1 टन का? हाँ, 1 टन का एसी आपको 65 to 70 तक मिल जाएगा। नहीं भाई सीरियसली, 65,000 का अगर एक 70,000 तक का एसी मिल जो रहा है तो ये basic है। बहुत ही रीजनेबल प्राइस हाँ है। जी, हाँ जी। क्योंकि अगर आप मार्केट में जाएं तो इससे भी ज़्यादा महंगे हैं। और वारंटी सर कितनी होती है इसकी अहमद साहब? वारंटी हम दे रहे हैं 5 साल की वारंटी। अहमद साहब कंप्लेन नहीं होती यार वो खराब हो गया था, मैं वारंटी में दिया, उन्होंने बोला ये तो वारंटी में होता ही नहीं है, 15,000 रुपये कैश दे दो, ये कंप्लेन तो नहीं आनी ना सर? नहीं वारंटी हम कवर असली वारंटी है सर? असली वारंटी है। और वारंटी में एवरीथिंग इज कवर्ड और सर्टेन कंप्रेसर होता है, फिर पार्ट्स की है, सर्विस की है, राइट। वारंटी आप देते हैं। अच्छा अहमद साहब, एक अक्सर प्रॉब्लम होती है कि जब एसी इंस्टॉलेशन हो रही होती है उसमें कहते हैं अगर आपकी ओरिजिनल गैस आपकी लीक कर जाए एसी की तो फिर वो ख़राब हो जाता है, नहीं चलता। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप कि आप लोगों की तरफ से क्या ये चीज़ अश्योरिटी दी जाती है कि ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन अगर कोई लीकेज नहीं होती है तो या आप रिप्लेस करके देते हैं उसको उसी वक्त? नहीं, ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन वगैरह कोई मसला हो तो वो उसमें वारंटी में है, वो उसमें वारंटी में कवर हो जाता है। क्योंकि अक्सर जो कंपनीज हैं वो नहीं कवर करती हैं ड्यूरिंग, तो उसको आपको वो आपको गैस भर देंगी, रिफिल कर देंगी, लेकिन वो लीकेज का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं करती है। तो आपकी तरफ से ये चीज़ वारंटी में कवर की जाती है। लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अहमद साहब की बातों में इंप्रेसिव लगी कि आप ऐसे एसी आ जाएंगे कि आप अपने फ़ोन से उनको ऑपरेट करेंगे अहमद साहब? हाँ जी, हाँ जी, ईजिली। और आप कितनी रेंज पे अहमद साहब, क्योंकि ये दिस इज समथिंग व्हिच आई डिडंट नो एज वेल, तो अहमद साहब ने बताया कि पाकिस्तान में अवेलेबल हो गए हैं हायर की तरफ से, दैट्स वेरी नाइस। इनकी प्राइस कितनी है? प्राइस नॉर्मल ही है, कुछ ज़्यादा प्राइस नहीं है। जो स्मार्ट एसी है इसमें हमारी वो डोंगल लगता है USB उसका वाईफाई का, तो कुछ ज़्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है। डोंगल कहाँ लगता है अहमद साहब? इंडोर के साथ, इंडोर के साथ ही उसके अंदर ही लग जाता है? बिल्ट है वो। अच्छा वो बिल्ट इन है? हाँ जी। तो हमारी ऐप है हाई स्मार्ट के नाम से, उसे आप ओके, तो आप ऐप के थ्रू कंट्रोल कर लेते हैं। और ऐप के थ्रू हम क्या क्या कंट्रोल कर रहे हैं? हम एयर कंडीशनर कंट्रोल कर सकते हैं, हम रेफ्रिजरेटर कंट्रोल कर सकते हैं, हम किचन अप्लाइंसेस कर सकते हैं। इवन अब हमारे पास ये वैक्यूम क्लीनर्स आ गए स्मार्ट, वो हम कर सकते हैं पूरे। कंप्लीट स्मार्ट हाउस। इज दिस व्हाई यू आर कॉल्ड इंस्पायर्ड लिविंग? यस। और क्या क्या इंस्पायर कर रहे हैं सर आप, ये बताएं। वैसे अहमद साहब देखिए प्रोफेशनल बातें तो होती रहती हैं, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, समथिंग अबाउट योर लाइफ, व्हाट डू यू डू? हाँ, नहीं मैं यहाँ पे एक सवाल करना कैसी? चाह रही हूँ आपसे, बीइंग अ बिजनेस पर्सन, क्या आपकी यहाँ पे लोकली आपने कहा कि आप सब तैयार कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो साबका हुकूमत थी उसकी बिजनेस पॉलिसी ज़्यादा बेहतर थी या अभी जो ये हुकूमत है इसकी बिजनेस पॉलिसी ज़्यादा बेहतर है? आप लोगों के लिए क्या ज़्यादा फ़ायदेमंद है? आप किस तरह से देखते हैं इसको? बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ पुरानी हुकूमत की भी अच्छी थी, लॉन्ग टर्म पे वो जा रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल होता है कि किसी का टेन्योर पूरा करना। तो नोबडी नोज़ के अभी उनके 3.5 साल हुए थे, 1.5 साल में उन्होंने क्या करना था। ठीक है, अभी वो ट्रैक पे आ रहे थे और आगे क्या उन्होंने टेक ऑफ करना था, नोबडी नोज़। अब इनको टाइम बड़ा कम मिला है और जो भी गवर्नमेंट आती है और कहती है जी हमारे पास काफ़ी बर्डन्स हैं, हमारे पास काफ़ी ओडीज़ हैं जो हमने क्लियर करने हैं, तो अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान इज़ वेरी पोटेंशियल मार्केट, ठीक है, और लोग यहाँ बड़े समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो चीज़ों को देखते हैं, तो पोटेंशियल तो पाकिस्तान में बहुत है। और जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हर गवर्नमेंट खैर उसको सपोर्ट करती है, तो हम तो अपने काम से काम रखते हैं, गवर्नमेंट कोई भी आ जाए, हमारा काम है कि हमने फैसिलिटेट करना है अपने कस्टमर्स को, ठीक है, और उनको नई से नई डेवलपमेंट देनी है। मुश्किलात का सामना है आपको जहाँ पे इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है हुकूमत की जानिब से, पॉलिसीज़ भी डिफरेंट हो गई हैं, आप नई टेक्नोलॉजी भी ला रहे हैं, आप अपनी जो आपके यूज़र्स हैं, आपके जो कंज्यूमर्स हैं, उनको आप रिलीफ भी प्रोवाइड करना चाहें, तो कुछ मुश्किलात का सामना है? कोई मुश्किलात नहीं है। अभी रिसेंटली जो
गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जी CBU यूनिट बैन कर दिए गए हैं। हमारी मेजर प्रोडक्शन पाकिस्तान में ही होती है, ठीक है, और अच्छी खासी हमारी प्रोडक्शन फैसिलिटी है जिसमें हम ज़्यादा लोकल पार्ट्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी हम यूज़ कर रहे हैं। उससे ना सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के जो लोकल सेक्टर है उसको फैसिलिटेशन मिल रही है, बल्कि हमारा काफ़ी जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी बचत हो रही है। तो इट इज़ गोइंग टू प्रोग्रेस फॉर द पाकिस्तान। मेरे सवाल का भी जवाब देते हैं। अहमद हम्माद साहब जो हैं वो हायर के डायरेक्टर एयर कंडीशनिंग कैसे लगे, उनकी ज़िंदगी का सफ़र कैसा रहा, कितने साल AC को दिए हैं, कितने साल दूसरे अप्लायंसेस को दिए? राइट, मेरा वैसे तो जो हिस्ट्री है दैट इज़ अ सेलुलर बिजनेस के साथ, स्टार्टेड फ्रॉम पाकटेल एंड मोबिलिंग, देन आफ्टर मैंने ज्वाइन किया हायर पाकिस्तान इन 2004। अब इतना टाइम लगा दिया आपने, सर प्यार हो गया आपको भी हायर से? तो उस टाइम हमने हायर मोबाइल लॉन्च किए थे, हायर मोबाइल भी हमारे हैं। अच्छा। तो देन आफ्टर ये अभी तो नहीं है वो, अभी नहीं है, हमने लॉन्च किए थे। डिसकंटिन्यू। तो फिर मैं आई वॉज ऑफर टू ज्वाइन द प्रोडक्ट एयर कंडीशनर। तो इसको तकरीबन कोई 16 साल हो गए। मैं कितने AC बेच चुके हैं आप अहमद साहब? पाकिस्तान में फिगर बतानी ज़रा मुश्किल है। अंदाज़न लाखों में, हज़ारों में? नहीं, फिर गवर्नमेंट हमें पकड़ लेगी। वैसे तो हम मतलब माशाल्लाह एक अच्छे टैक्स पेयर हैं और लीडिंग टैक्स पेयर हैं पाकिस्तान में। देयर इज़ नो इशू अबाउट दैट थिंग। अच्छी है। कोई मैसेज जो लोग आपको देख रहे हैं, इन द एंड वुड यू लाइक टू से लास्ट फ्यू वर्ड्स, इन लोगों को अभी शायद ऐसे खरीदना है, वो हायर क्यों खरीदें? हायर एयर कंडीशनर के मैसेज मैं यही कहूँगा कि जो इसका यूजेज है उसको आप प्रॉपर तरीके से करें। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा कंसल्ट करना चाहिए कि आपके कमरे का साइज़ क्या है, उसके मुताबिक आपने एयर कंडीशनर लेना है, अंडर कैपेसिटी ना लें, ठीक है। नंबर 2, आप जैसे गवर्नमेंट भी पहले इसको एडवर्टाइज करती रही है कि आप इसका जो टेम्परेचर, सेट टेम्परेचर है दैट इज़ अराउंड अबाउट 26 रखें आप। अच्छा, 26 का क्या फ़ायदा है कि ना आपको ज़्यादा सर्दी लगनी है ना आपको गर्मी महसूस होनी, कंफर्टेबल टेम्परेचर, जैसे इस टाइम नॉर्मल आपका एक रूम में सेट हो जाए, कंफर्टेबल रहेंगे आप। और उससे आपका ये है कि आपकी जो एनर्जी एफिशिएंसी बेहतर होगी, आपका बिजली का बिल कम आएगा। ओवर एंड अबव हम लोग केयर नहीं करते हैं एयर कंडीशनर की। इसकी जो फिल्टर्स हैं, डस्ट फिल्टर्स हैं, यस, उसको वीकली आपने यू हैव टू क्लीन इट, ठीक है। हमारे जो DC इन्वर्टर है इसमें हम सेल्फ क्लीन सर्विस भी एक दे रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आप आफ्टर 2 वीक्स आप एक सिंपल बटन दबाएंगे तो जो इसके अंदर एवेपोरेटर होता है, अमूमन क्या होता है कि आप साल 6 महीने के बाद टेक्नीशियन को बुलाते हैं कि भाई इसकी सर्विस करो। अब वो मसला भी हमने हल कर दिया है कि सेल्फ क्लीन टेक्नोलॉजी हम दी है कि जो कोल्ड एक्सपेंशन टेक्नोलॉजी है कि ये एवेपोरेटर के ऊपर एक हाईली डेंस फ्रॉड बर्फ़ जम जाती है, उसके बाद मेल्ट होती है, तमाम कचरा वगैरह उसमें से निकल जाता है और साफ़ हो जाता है, उसकी एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है, हवा स्टेरलाइज हो जाती है और एक आपको तो यानी कि आपको AC की भी अपनी मेंटेनेंस करवानी चाहिए और रखनी चाहिए ताकि आपका AC प्रॉपर काम कर सके। थैंक यू सो मच अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे पास आए और आपने हमें बताया कि हायर AC कितने रिलायबल हैं और अगर आप लोग भी चाहते हैं अपना AC चेंज करना है शदीद गर्मी में तो आप हायर की तरफ जा सकते हैं। और अब बात करते हैं तलहा, कुछ एक दिखाती हूँ मैं आपको वीडियो के। 103 साला खातून हैं और उन्होंने पैराशूट के ज़रिए छलांग लगाई है तैयारे से। आप बिलीव कर सकते हैं? एज इज़ जस्ट अ नंबर। आप कभी उम्र पे ना जाएं। ये जो हमारे यहाँ थोड़ा सा होता है ना कि जो हमारी नानी दादियाँ या हमारे ज़्यादातर थोड़ी सी उम्र भी आप 50-60 से क्रॉस कर जाते हैं तो कहते हैं कि जी अब हमारी उम्र कहाँ, इस उम्र में हम कहाँ एंजॉय करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका दिल जवान होना चाहिए और आप में कुछ भी कर दिखाने की सच्ची लगन होनी चाहिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप देखें 103 साला खातून जब स्काई डाइविंग कर सकती हैं तो 60-70 साल की उम्र में तो आप कुछ भी कर सकते हैं भाई। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इन्होंने अपना नाम दर्ज करवा लिया है यकीनन। लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान का कोई 3 साल का बच्चा भी तो भी कर सकता है, वो इतना दिलेर होगा। 3 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा ही पाकिस्तान में काम कर सकता है, वो इतना दिलेर होगा। लेकिन ऑफ कोर्स वहाँ पे अंग्रेज थोड़े से कमजोर दिल के होते हैं, नाजुक अंदाम टाइप होते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स इट्स अ बिग अचीवमेंट। 103 साल की उम्र में करना, दैट्स अ बिग अचीवमेंट। वो उनका खाना वगैरह साफ है, वो तेल कम इस्तेमाल करते हैं और वो मसाले कम खाते हैं, बॉइल्ड और कच्चे खाने भी खा लेते हैं, इसीलिए जो है ना वो 103 साल की उम्र। आपको मालूम है ना वो नॉर्थ पोल में जाके बर्फ के पानी में स्विमिंग करते हैं ताकि जवान रहे। तो ऑफ कोर्स वो अपनी तरह हेल्दी रूटीन रखते हैं, इसलिए जरा वो हेल्दी भी रहते हैं, 103 साल तक जिंदा रहते हैं। हमारे यहाँ पानी, खाना, हवा सब इतना गंदा है कि 103 तो सोच भी नहीं सकते। तलहा हमारे में सूरत हाल चल रही है ना तेल की और घी की, तो हम भी बगैर तेल और बगैर घी का खाना खाएंगे। मुझे लग रहा है हम भी जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि मसाले भी इतने महंगे हो गए तो मसाले भी हम कम डालेंगे। लेकिन आज वर्ल्ड मिल्क डे है, हम दूध का जिक्र करेंगे। कौन सा दूध आपकी सेहत के लिए अच्छा है,
हमेशा से बात होती रहती है खुला दूध, पैक दूध, फुल मार्केटिंग कर रहा है पैसों के साथ, खुले दूध वाले गरीब है बेचारे, आवाज उठा रहे हैं हमारा दूध ज्यादा अच्छा है। इसको डिस्कस करेंगे, विच मिल्क इज हेल्दियर फॉर यू आफ्टर दिस ब्रेक। देखते रहिए दुनिया बोल। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। और वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार तो फिर आप खुशामदीद कहते हैं। दुनिया बोल है मैं, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रेक पे जाने से पहले ताला ने और वर्दा ने आपको बता दिया था कि आज हम यौम दूध मना रहे हैं। यौम दूध यानी दूध का दिन। तो गर्मी में डालो दूध में आइस, दूध बन गया वेरी नाइस, पियो डेली वंस और ट्वाइस, मिल जाएगा हेल्दी सरप्राइज। और मुझे मकई और भुट्टा दूधिया ही अच्छा लगता है। वेरी गुड, जबरदस्त। ये कुछ बकरी सी आपने बात कर दी। बकरा भी तुम दूधिया ही लेते हो? हाँ ऐसा ही है। तो वर्दा आप बताइए, क्योंकि बीइंग अ शेफ, दूध को किस किस प्रोडक्ट में, किस किस डिश में यूज किया जा सकता है जो कि लोगों को ना पता हो। मतलब मैंने ये भी सुना है, मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि अंडे को फेंटते हुए अगर उसमें आप दूध डाल देते हैं तो वो बहुत ही फ्लफी हो जाता है। हाँ, ऐसी एक दो एग्जांपल्स और बताएं। बहुत ही आम सी बात है फहीम, इसमें कोई रॉकेट साइंस मेरे लिए खास बात है ना, वाली बताया ना, मेरा सबसे, मैंने आपको एक मिसाल दी है। देखिए ये भी बात, चिकन आप मैरिनेट कर सकते हैं मिल्क के साथ। ओके, वेरी गुड। बहुत अच्छी चिकन बनती है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और प्लस हम जब रू बनाते हैं इटालियन के लिए, रू इज अ बैचमेल सॉस जिसे हम कहते हैं कि रू बनती है। अच्छा, हमारी तो परवाज कर गई थी आपकी बात सुन के, देखो रू बन रही है यार। जी, तो जब आप रू बनाते हैं तो उसमें भी अगर आप थोड़ा सा मिल्क डालते हैं विद चेडर चीज तो उसका भी बहुत मजे का फ्लेवर आता है। कि अक्सर लोग सिर्फ उसको क्रीम के साथ बनाते हैं, लेकिन आप उसमें भी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहा जाता है कि दूध हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। कहानी जाता है, ये है। और नहीं, इसका ऑल्टरनेटिव क्या है कि बहुत से लोग हैं, बच्चे, इसका ऑल्टरनेटिव पानी है, क्योंकि जो दूध हम पी रहे हैं उसके अंदर आधा तो पानी है। दूध में पानी मिलता है कि पानी में दूध मिलाया जाता है? देखिए आजकल तो पानी में दूध मिलाया जा रहा है, वैसे एक जमाना हुआ करता था जब दूध में जो है वो पानी मिलाया जाता था। अब ऐसा नहीं हो रहा है। पर इस पर मजीद बहस करने के लिए और मजीद डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर नासिर, जो कि PhD है न्यूट्रिशनिस्ट में, और उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर नासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नासिर। अस्सलाम जी, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से, ठीक ठाक है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, खुला दूध या टेट्रा पैक? लेट मी रिफ्रेज दैट। आप दूध के बारे में दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। वेरी गुड। दूध का दूध और पानी का पानी मिसालें भी हमारे जैसे मुल्कों में बनती हैं, दुनिया में तो नहीं बनती, क्योंकि यहाँ के ऊपर मिसालें भी आपकी कौम को लोगों को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। दूध किस किस्म का होना चाहिए? इट्स नॉट अबाउट के लूज मिल्क और पैकेज मिल्क, इट्स अबाउट सप्लाई चेन। सो जो सप्लाई चेन जो है वो फूड सेफ्टी को इंश्योर करे, उसकी न्यूट्रिशन को इंश्योर करे, वो सेफ है, वो ठीक है। और जो सप्लाई चेन इसको ना कर सके वो ठीक नहीं है। तो इसी को देखते हुए पूरी दुनिया के अंदर जो है वो लूज मिल्क रॉ हालत में घरों में लाने के लिए पाबंदी आयद कर दी गई थी। और आपने ट्रेवल किया होगा पूरी दुनिया के अंदर, तो बाहर जो है पैकेज दूध ही, प्रोसेस एंड पैकेज दूध, उसके वेरिफिकेशन और टेस्टिंग के बाद उसी को वेरीफाई किया जा सकता है। लूज मिल्क की सप्लाई चेन को उस तरह से वेरीफाई या टेस्ट नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से पंजाब फूड अथॉरिटी ने अपनी 2018 की रेगुलेशन में इस पर पाबंदी भी लगा रखी है, जिसकी डेडलाइन जो है जुलाई 2022 दी है। नॉट श्योर कि वो अभी इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन पूरी दुनिया में बहुत पहले हो गया था। अभी यहाँ पे भी पंजाब फूड अथॉरिटी ने भी ये किया है। सो प्रोबेबली ऐसी सप्लाई चेन जो आपको न्यूट्रिएंट्स दे और कंटामिनेशन ना से बचाए, वही ठीक है, और वो प्रोसेस और पैकेज दूध ही है। ओके जी, प्रोसेस्ड और पैकेज दूध कितना ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है? दूध देखें जी, जितनी भी हमारी नॉन हिस्ट्री में ग़िज़ाएं हैं उसमें सबसे बेहतरीन ग़िज़ा जो दूध है, मैं पैकेज दूध की बात कर रही हूँ, क्योंकि कहा जाता है खुला दूध आपको जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, डब्बे का दूध जो है वो दूध ही नहीं होता एक तरीके से। तो इसलिए पूछ रही हूँ कि डब्बे का दूध कितनी ग़िज़ाइयत होती है उसमें। अच्छा, यहाँ जब ये डब्बे के दूध की बात कर रही हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि ये टेट्रा पैक की बात कर रही हैं। जिस पैकेजिंग की आप बात कर रहे हैं वो 3 दिन में एक्सपायर हो जाता है, लेकिन ये टेट्रा पैक 6 महीने तक की वैलिडिटी है इसकी। अच्छा, ये बहुत सारी मिस हैं, मिसकंसेप्शंस हैं हमें जो है। एक चीज ज़हन में रखें कि दूध जो है वो दूध, उसी दूध को वही गाय और भैंस का दूध होता है जिसको पैकेज किया जाता है या आपको खुला घर में प्रोवाइड किया जाता है। द इशू इज कि क्या जो दूध है वो टेस्टेड और वेरीफाइड और उस हालत में है। सो आप जब कह रहे हैं कि पैकेज दूध जो है वो उसमें कितनी ग़िज़ाइयत होती है, पूरी दुनिया के अंदर यही है। आपने ट्रैवल किया होगा, पूरी दुनिया के अंदर पैकेज दूध ही है, नंबर 1। नंबर 2 जो है उसमें 2 वेरिएंट्स हैं। एक वो शॉर्ट लाइफ है, पेस्चराइज दूध है, जिसको रेफ्रिजरेट करने की जरूरत होती है और आपको 2-3 दिन भी कंज्यूम कर लेना चाहिए। और दूसरा UHT प्रोसेस मिल्क होता है, जो कि लॉन्ग लाइफ होता है, जो कि 2-3-4 माह तक जिसकी शेल्फ लाइफ होती है।
दोनों के अंदर जो है वो हीट लोड तकरीबन एक जैसा होता है, उसको 140 डिग्री सेल्सियस पे 2 सेकंड्स के लिए प्रोसेस किया जाता है। इसको जो है वो 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 सेकंड्स टू 30 सेकंड्स किया जाता है। सो टोटल हीट लोड तकरीबन एक जैसा मिलता है। पेस्चराइज में क्योंकि अभी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन वो जो बीमारी वाले होते हैं उनको हम किल करते हैं, बाकी अभी रहने देते हैं, तो उसमें उसके खराब होने के चांसेस होते हैं, इसलिए उसको रेफ्रिजरेट करना पड़ता है और जल्दी कंज्यूम करना पड़ता है। जबकि यूएसटी क्योंकि कमर्शियली स्टीराइल होता है, उसमें तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को से पाक कर दिया जाता है, तो इसलिए उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है। ओके डॉक्टर साहब, एक सवाल और, क्योंकि आज हम दूध का जो है वो दिन मना रहे हैं, तो मैं बच्चों के हिसाब से पूछना चाहूंगा कि फैट फ्री मिल्क बच्चों के लिए ज्यादा सही है या विद फैट फुल फैट मिल्क जो है वो जरूरी है? अगर मुझसे पूछें कि बच्चों को एनर्जी भी चाहिए होती है, न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं, तो फुल फैट मिल्क, लेकिन ओल्ड एज में जाके थोड़ा सा जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स और आपका फूड की कंजम्पशन भी कम हो जाती है, तो उस टाइम पे ये कहा जाता है, और आप वल्नरेबल भी होते हैं बहुत सारी क्रोनिक डिजीजेस के, तो उस टाइम पे कहा जाता है कि आप जो है वो लो फैट या फैट फ्री की तरफ चले जाएं। लेकिन बच्चों के लिए ऑफ कोर्स ही फुल फैट और नॉर्मल मिल्क इज वेरी हेल्दी फॉर देम। बिल्कुल। दूध से मुताल्लिक तलहा के पास एक बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि उनकी मुस्कुराहट बता रही है और वो पूछ नहीं पा रहे हैं। तलहा प्लीज। डॉक्टर साहब, हम लोग हमेशा से डेयरी एसोसिएशंस के साथ राब्ते में रहते हैं, और हमेशा से शाकिर गुज्जर साहब जो डेयरी एसोसिएशन को लीड कर रहे होते हैं, वो ये बात फरमाते हैं कि पैकेज्ड मिल्क इज नॉट एज गुड एज ओपन मिल्क। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि सप्लाई चेन का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम जरूर है कि हम रोजाना खुला दूध टेस्ट तो नहीं करवा सकते कि इसकी क्वालिटी क्या है, इसमें जरासीम कितने हैं, इसमें बैक्टीरिया कितना है, इसमें पानी कितना है, इसमें मिलावट कितनी है। लेकिन हाँ, जो डब्बे वाला दूध होता है वो रोज टेस्ट हुआ होता है। लेकिन मैटर ऑफ द फैक्ट इज, जो फूड एक्सपर्ट्स हैं डॉक्टर साहब, उनका ये मानना है कि दुनिया में जिस तरह वक्त गुजरता जा रहा है, हमारा फूड कंटेमिनेट होता जा रहा है, फूड क्वालिटी डिक्रीज होती जा रही है। जब से मुर्गी 90 दिन से हम 32 दिन के ऊपर ले आए हैं, उस मुर्गी में वो न्यूट्रिशन लेवल नहीं रहा है। पहले मुर्गा मुर्गी के पास जाता था, फिर मुर्गी अंडा देती थी, अब मुर्गी रोजाना हर घंटे अंडा दे रही होती है, उसमें वो न्यूट्रिशन लेवल नहीं रहा है। उसी तरीके से दूध जितना प्रोसेस होता जा रहा है, फूड जितना प्रोसेस होता जा रहा है, उतना अपने न्यूट्रिशन लेवल्स खोता जा रहा है। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो नॉर्मली जब हम आजाद हुए थे 1940s के अंदर, पाकिस्तान ये एरिया है, यहाँ की जो एवरेज लाइफ थी वो कुछ 26-27 साल थी। यूरोप में 41 ईयर थी। अब जो है आप देख लें वहाँ पे 90s पे पहुंची हुई है, और हमारे यहाँ भी 56 और इंडिया में 63 है, हमारे यहाँ 56 है। तो हमने पिछले 60-70 साल में अपनी एवरेज लाइफ को डबल कर लिया है। और इसमें आप कह रहे हैं पहले लोग छोटी उम्र के होते थे, अब लोग ज्यादा उम्र के हो गए, एवरेज लाइफ। मैं डिसएग्री करूंगा यहाँ पे डॉक्टर साहब। बड़ी अजीब सी बात कर दी, मुझे भी हजम नहीं है डॉक्टर साहब आपकी ये बात। लास्ट 70 ईयर में हम एवरेज लाइफ पूरी दुनिया में, सर वो गोरे मार देते थे, सर वो गोरे मार देते थे डॉक्टर साहब। हमारी एवरेज लाइफ नहीं थी, वो गोरे मार देते थे डॉक्टर साहब। बल्कि पहले लोग चले, आपके पास कोई फैक्ट्स होंगे, डेफिनेटली हम फैक्ट्स पे बात मैं अपना आर्गुमेंट कंप्लीट कर दूं। हाँ प्लीज। इसके अंदर जो है वो फूड सेफ्टी का आप देखें कि पेंडेमिक्स आती थी, जो है वो फूड के इश्यूज आते थे, रेगुलेटरी अथॉरिटीज नहीं थी, उस तरह का जो है वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं था, और उस तरह से लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। बिल्कुल, आप दुरुस्त उसके अंदर जो, तो उसके नतीजे के अंदर जो है वो ओवर द इयर्स डेवलपमेंट हुई है, प्रोडक्शन सिस्टम बड़े एफिशिएंट हुए हैं। जरूरी नहीं है कि अगर कोई चीज आप जो है वो जल्दी तैयार कर रहे हैं, उसके नतीजे में वो न्यूट्रिशन भी उसमें कम है। अगर आप ऑर्गेनिक से दूर नहीं हो गए, जस्ट मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा। अगर आप उसको बेहतर हाउसिंग देंगे, बेहतर न्यूट्रिशन देंगे, बेहतर हालात में उस एनिमल को रखेंगे, वो जल्दी जो है बड़ा हो सकता है। इसी तरह से अगर आप बेहतर फीड देंगे एनिमल को, उसको वाटर की एक्सेसिबिलिटी देंगे, उसको हाउसिंग एनवायरनमेंट जो है प्रॉपर देंगे, टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे, तो मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। सो प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब जो है उसकी न्यूट्रिशन कम होना नहीं है। हैविंग सेड दिस, आप सही कह रहे हैं कि दुनिया के अंदर जैसे जैसे पॉपुलेशन का आया है, हम तकरीबन कोई 100 साल पहले 1 बिलियन, 100 साल पहले 1 बिलियन पे थे, अब 7 बिलियन पे पहुंच रहे हैं। और ये फूड की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बड़ी है, और आज पहले बहुत ज्यादा जो है आपको पता है कहत भी आते थे, अब इतनी पॉपुलेशन के बावजूद भी नहीं आते। तो ये प्रोडक्शन सिस्टम ने उसको कोप अप किया है, बट एट द सेम टाइम आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि क्वालिटी और सेफ्टी के ऊपर चेक्स होने चाहिए, और अगर ये चेक्स प्रॉपर होंगे तो उसके नतीजे के अंदर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अगर मजबूत होगा तो आप बुरी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर नासिर, आपने अपना कीमती, लेकिन अगेन
कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, मैं बात विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमने उनके एक पॉइंट से डिसएग्री किया, बाकी सारे पॉइंट से मैं एग्री करता हूं, लेकिन खुले दूध की जो न्यूट्रिशनल लेवल है वो पैकेज दूध से इसलिए ज्यादा है कि वो फ्रेश है, बिल्कुल उसी दिन का निकला हुआ है। अगर आप उसको बॉईल करके यूज करें, आपको उससे मलाई भी मिलती है, मलाई से आप घी भी बना सकते हैं। मेरी कल एक बंदे से बात हो रही थी, बड़े वो एक फिजिकल एथलीट हैं और अपने हेल्थ का जवानी से ख्याल रखते हैं, शकील जाफरी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो कहते हैं मैंने अपनी जिंदगी से कुकिंग ऑयल खत्म कर दिया है, मैं अपने घर में सिर्फ देसी घी इस्तेमाल करता हूँ, खुद घर में बनवाता हूँ मलाई से, और जब से मैंने देसी घी अपने बच्चों को भी खिलाना शुरू किया, उन सबकी स्किन के प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, दूसरे नेल्स के इश्यूज, एग्री करूंगा तालाब से। क्योंकि मेरे घर में भी जो है वो यही प्रोसेस यूज होता है कि हम उस दूध की मलाई से ही जो है वो घी बना रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि इससे आप ये भी ये करें कि आप लोग भी जो है वो जरूर इस घी की मलाई को जो है फहीम की मलाई को यूज करना, मलाई को यूज करें और इस वे में यूज करें कि आप उसे घी जो है वो वापस कर सकें। नहीं ये तो है, लेकिन इसका दूध भी तो इतना महंगा हो रहा है ना, हर किसी की पहुंच में नहीं है कि अगर आपको घी बनाना है, घी जितना महंगा है उससे तो बहुत कम है, लेकिन उसके लिए भी आपको बहुत ही बनती है फहीम। खैर ये इस मौसम में दही का कितना इस्तेमाल है ये बता, मेरे ख्याल में वर्धा के अंदर के शेफ जो है वो अभी डोमिनेट कर चुके हैं, तो हम इस टॉपिक को यहीं पर रोकते हैं, बिल्कुल अगले पे आते हैं। देखिए अगर आप घी बनाएंगे तो उसके लिए आपको ज्यादा दूध लेना चाहिए, और जब महंगाई इतनी बढ़ रही है, आप दूध अफोर्ड नहीं कर सकते, आप घी अफोर्ड नहीं कर सकते, आवाम कहां जाएगी? और सुबह से हमारे लॉजिकल प्रोसेस है, आप देखें एक हफ्ते के दूध की मलाई जमा कर लीजिए और संडे को जो है वो घी बना लीजिए। भाई मैं चाह रही हूँ कि इसके ऊपर मैं कुछ प्रेडिक्शंस लूं, साफ सीधी बात है कि इतनी महंगाई बढ़ती चली जा रही है कि आगे सुबह से हम रो रहे हैं महंगाई का, लेकिन आखिर महंगाई कहां तक पहुंचेगी? दूध के सितारे कहां जा रहे हैं? मैं कहता हूं मुझे रग्बी में बता दे कौन से घोड़े का नंबर लगाना है भाई, मैं मेरी जान छूटे महंगाई से। नहीं हम बात करेंगे उनसा शाह से, उनसा शाह हमारे साथ मौजूद है और उनसे हम बात करेंगे कि महंगाई का तूफान जिस तरह से आ रहा है आजकल मुल्क में, और हम पर महंगाई के बम गिरते चले जा रहे हैं, हुकूमत बजट आने वाला है लेकिन उससे पहले महंगाई इतनी बढ़ती चली जा रही है, तो महंगाई के सितारे क्या कहते हैं इस बारे में? उनसा क्या कहेंगी? जी उनसा अस्सलाम वालेकुम। महंगाई के सितारे तोड़ दे। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग उनसा, कैसी हैं आप? लगता है अभी भी आपकी सुबह हुई है। उनसा बताइएगा, इतनी महंगाई हो रही है, शिद्दत की महंगाई हो रही है, तूफान आ रहा है महंगाई का, आपको क्या लग रहा है कि आगे महंगाई का बम कब तक हम पे गिरता रहेगा आवाम पे? देखें कार्ड जो है वो बड़ा ख़तरनाक आया है महंगाई के हवाले से। मैं कोई बुरी बात या नेगेटिव बात सुबह सुबह नहीं कहना चाहती, लेकिन ज़ाहिर कार्ड है और मुझे शो करने पड़ेंगे। 5 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है और ये 5 तलवारें हैं इकॉनमी और महंगाई के लिए, और इसमें ये भी है कि आवाम जो है वो मायूस हो गई है। ऐसा लगता है कि अब उनको कोई उम्मीद ही नहीं है कि कोई ऐसी हुकूमत आए और इस महंगाई से जो है वो कोई रिलीफ उनको मिल सके। तो बिल्कुल मायूसी वाला आलम नज़र आ रहा है चारों तरफ। स्पेशली मैं अगर आवाम की बात करूं, और कोई कोशिश करता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा। हाँ ये ज़रूर है ये एक बड़ी बात कि देखिए इस वक्त जो हुकूमत है वो भी 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई है गवर्नमेंट का, जो मैं आपको बता रही हूँ। गवर्नमेंट के लिए जो कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि वो भी जो है तरह तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। तो मुझे लगता है कि वो इस चीज़ को देख ही नहीं रही कि अवाम को भी कोई जो है वो रिलीफ। बिल्कुल, ये हुकूमत कभी भी नहीं देखती है उनसा। मेरे ख्याल में हुकूमत का काम यही है कि वो वोट लेने के लिए आते हैं, वोट लेने के बाद वो वैसे भी यूजुअली हमने यही देखा है कि वो अवाम को नहीं देखते। लेकिन ये जो आपने 5 तलवारों की बात की है, इनमें से किसी एक तलवार पे बात कर लेते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी ये 5 तलवारें जो अवाम पे चल रही हैं, मिफ्ता इस्माइल, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज और इनके साथ साथ राना सनाउल्लाह हैं। तो हम 5वीं तलवार राना सनाउल्लाह साहब पे बात करते हैं, जिन्हें मरियम नवाज ने भी अप्रिशिएट किया है कि भाई बड़ा अच्छा काम किया आपने, शैलिंग करवा दी और वो भी एक्सपायर शेल के साथ। तो उनके सितारे इस वक्त क्या कह रहे हैं ये बताइएगा। किसकी राना सनाउल्लाह जी, आपकी 5वीं तलवार राना सनाउल्लाह। एक शख्स ने कीमत रख दी उनकी मूंछों की भी। राना सनाउल्लाह साहब, क्योंकि वो इस वक्त कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बहुत हाईलाइटेड हुए थे। अच्छा, राना सनाउल्लाह हाईलाइटेड जरूर हुए हैं तीनों, लेकिन 3 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, द डेविल का कार्ड है, 8 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। कोई कार्ड्स तो इतने अच्छे पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहे। हाँ ये ज़रूर है कि वो हाईलाइट रहेंगे, लाइमलाइट में रहेंगे मीडिया के हवाले से, लेकिन ऐसा लगता है कि राना सनाउल्लाह का जो है वो दिल टूटा हुआ है, किसी हवाले से वो हर्ट है। अब मुझे नहीं पता किस चीज़ से हर्ट है। और दूसरा ये है कि डेविल की एनर्जी नज़र आ रही है कि वो किसी के अंडर प्रेशर ज़रूर हैं। देखिए सितारों का भी हाल जो है वो बेहाल हुआ हुआ है। ये उनकी अपनी ज़ाती राय है, खैर, पर उनकी वीडियो वायरल हुई थी तो हमने कहा चले आवाम के सामने भी लाए। तो क्या ख्याल है, इस वक्त हमारी मूवीज़ भी बहुत ज़्यादा आने वाली हैं, हमारी इंडस्ट्री जो है फिल्म इंडस्ट्री, उसके लिए आपके पास कोई कार्ड शार्ट कुछ?
जी जी बिल्कुल हाँ जी, जी। ढूंढ रही हैं? इंडस्ट्री के लिए मैं जो तो कहता है हूँ मेरे वो- पास 3 इक्को के कार्ड आ जाएं बस। महंगाई बहुत हो गई है भाई। रॉयल फ्लश। रॉयल फ्लैश। जी देखें जी, फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है इस वक्त जो है वो फिल्म इंडस्ट्री का 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो फिल्म इंडस्ट्री को काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है और इस वक्त जो है वो एक दोबारा से बिगनिंग हुई है फिल्म इंडस्ट्री की। तो लोगों आवाम की उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, हुकूमत की सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको फाइनेंसेस की ज़रूरत है। इस वक्त जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हालात से गुजर रही है, लेकिन ये एक बिगिनिंग है, एक नया जो है वो स्टार्ट है उसके लिए दोबारा से, यानी कि एक रिवाइव चीज़ हुई है। शायद कोविड के बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक गैप आ गया था, अब दोबारा से चीज़ें आ रही हैं और काफ़ी सारी मूवीज़ मुझे आती हुई नज़र आ रही हैं, लॉन्च होती हुई नज़र आ रही हैं और मुझे लगता है कि आवाम जो है वो फिल्म सिनेमास की तरफ जो है वो उनका रुख होता हुआ नज़र आ रहा है। तो लोग आएंगे लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि पब्लिक की सपोर्ट से बेहतरी नज़र आ रही है। उनसा थोड़ा सा अगर हम यही फिल्मी सीन अगर अपनी सियासत में बात कर लें कि जब हमारी सियासत की फिल्म चल रही है उसके बारे में आप क्या कहेंगी कि एक तरफ खान साहब दोबारा लॉन्ग मार्च निकालने की तैयारी में और कह रहे हैं कि इस दफ़ा भरपूर तैयारी के साथ आएंगे, दूसरी तरफ हुकूमत कह रही है कि आके दिखा दें, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी आके दिखा दें हमें। तो आपको क्या लग रहा है कि खान साहब दोबारा से लॉन्ग मार्च निकालेंगे और अगर निकालेंगे तो क्या उनकी लॉन्ग मार्च इस बार कामयाब होगी और क्या इस बार यू टर्न होगा या नहीं? देखिए, द फूल का कार्ड है इमरान खान साहब या पीटीआई के लिए और ये कार्ड बिगिनिंग का कार्ड होता है। एक चीज़ ख़त्म हुई है, मतलब एक दफ़ा आए थे और वो चीज़ क्लोज़ हो गई और उसके बाद दोबारा से मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि दोबारा से कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब लेट्स सी क्या होता है। अभी मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा डबल माइंडेड भी हो रहे हैं। इस वक्त जो करंट एनर्जी नज़र आ रही है इमरान खान साहब की, वो थोड़ा सा डबल माइंडेड इंडिसाइसिव हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई बहुत जल्द कोई नया फैसला करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई बड़ा फैसला करते हुए। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया उन साहब, बहुत जल्द कोई नया फैसला करते हुए नजर आ रहे हैं। थैंक यू। तला, क्या लगता है खान साहब कोई नया फैसला करेंगे, आएंगे नहीं आएंगे, आके चले जाएंगे, क्या करेंगे? परवेज इलाही साहब ने उनको मशवरा दिया कि थोड़ा वक्त लगाएं, महीना लें, रेस्ट करें, तैयारी करें, फिर आएं, लेकिन वो कुछ जल्दी में नजर आ रहे हैं। प्रेशर बिल्टअप बहुत हुआ है, प्रेशर हम पे भी बहुत बिल्डअप हुआ है। कहा जा रहा है एक वक्फा लेना है क्योंकि वक्फा जरूरी है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं, दुनिया बोल है में आपका इंतजार रहेगा। प्रेशर रिलीज हो गया आपका। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। वक्फे में जाने से पहले हम बात कर रहे थे दूध पे, जिससे आती है एनर्जी, और अब हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे ज्यादा एनर्जी और किसी में नहीं हो सकती है। वरना मैं यहाँ ये बताता चलूं कि जब आपको मैं बल्कि एक मूवी का रेफरेंस देता हूँ। आपने अगर कराटे किड मूवी देखी हो तो आपको पता चले, जिसमें विल स्मिथ का बेटा जेडन स्मिथ जो है वो एक बच्चा होता है और उसे ट्रेनिंग की जरूरत होती है, तो वो जैकी चैन के पास जाता है और वो उसे ट्रेन भी करते हैं और इतना अच्छा ट्रेन कर देते हैं कि उसकी एक टांग टूट जाती है ड्यूरिंग फाइट, और उसके बावजूद वो फाइटिंग करता है, कंटिन्यू करता है उस कंपटीशन में और फिनाले जीत जाता है। ये एक मूवी की स्टोरी थी, हमें बहुत अच्छी लगी ये मूवी, और जब भी इस मूवी का ये सीन हम देखते हैं स्पेसिफिकली तो बड़ी एक मोटिवेशन आती है। लेकिन क्या हो कि अगर यही सीन रियल लाइफ में आपके अपने मुल्क, आपके अपने सूबे, आपके अपने शहर कराची में हुआ हो तो और आपके पाकिस्तानी बच्चे ने किया हो तो सोचें कि क्या आपको फीलिंग आएगी कि देखें जो जिस पे मूवी बन रही है, मूवी में तो हमें समझ में आता है कि एक्टिंग है, लेकिन रियल लाइफ में एक ऐसी आपको कहेंगे कि हीरो पाकिस्तानी हम आपको मिलवाएंगे उनसे, एक ऐसी बच्ची जिसके पैर में चोट लगी थी लेकिन उसके बावजूद भी उसने सिंध ताइक्वांडो कप 2022 जो है वो जीत लिया है, और आपको मिलवाएंगे हम बाकायदा उनकी पूरी ट्रेनर से ही मिलवाएंगे, उनकी कोच से ही मिलवाएंगे, मास्टर साहब से ही मिलवाएंगे। तो आइए वेलकम कहते हैं हम सबसे पहले अबरार अशफाक जिन्होंने ये ताइक्वांडो का कंपटीशन जीता है। आबदार अशफाक हैं, राहतुल्लाह कोच हैं उनके हमारे साथ, और इनके सबसे जो इम्पोर्टेंट हैं जिन्होंने सबको सिखाया मास्टर जी हैं इनके, मास्टर मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो एंड कंग्रेचुलेशंस। भाई पहले मुझे आबदार से बात करनी है, मुझे आबदार आप बताएं कि कैसे पैर में चोट लगी थी और ड्यूरिंग आपको जो इंजरी हुआ था आपके पैर में, और उसके बावजूद भी आपने जीता, कि क्या सोच रहा था उस वक्त, जहन में था एक लम्हे को लगा कि हार जाऊंगी?
हाँ, उस वक्त काफ़ी मैं इमोशनल हो गई थी कि सर कह रहे थे कि फ़ाइट नहीं करो आप, बट मैं रोने भी लगी थी कि सर नहीं फ़ाइट करनी है मुझे। अब मैंने उनको मिडिल किक मारी थी, उनके एल्बो पे चोट लगी थी और मेरा फ्रैक्चर हो गया था। तो सर ने मना किया था कि फ़ाइट नहीं करो आप, बट मैंने बोला कि मैं करूँगी। ओके, और फिनाले आपने जीत लिया। और ये माशाल्लाह सिंध के लिए सिलेक्ट हो गई हैं। सिंध के लिए सिलेक्ट हो गई है माशाल्लाह। बहुत सारे मेडल भी आपके यहाँ रखे हुए हैं, अगर कैमरा में दिखाया जा सके तो। और इन मेडल्स के ऊपर तो डिटेल में बात करने के लिए हमारा वक्त काफी कम हो जाएगा। फिलहाल सिंध के लिए अगर आप जीत गए तो अब आप सूबे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नेशनल्स खेलने के लिए जा रहे हैं। तो मैं पहले आपके कोच से जो है वो जानना चाहूंगा कि इन्होंने आपको ट्रेन कैसे किया और रिक्रूट कैसे किया, कैसे फाइनलाइज किया कि आबदार जो है वो खेल सकती हैं नेशनल्स के लिए। तो जाहिर सी बात है जब आप देखेंगे परफॉर्मेंस होगी तब, लेकिन मोटिवेशन जो है वो पहले ही नजर आ जाती है इस तरह की स्पोर्ट्स में। आपको कैसे पता चला कि ये फाइनल तक पहुंच सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबदार जो है 3 से 4 साल की थी जब से स्कूल में करते रही। स्कूल से फिर हमारे क्लब में आई। और क्या उम्र थी उनकी उस वक्त जब आपके क्लब में? 3 से 4 साल एज। 4 साल की। और फिर माशाल्लाह इसने अपने हर कैडेट्स के अंदर नेशनल खेलने गई इस्लामाबाद वगैरह में भी, और वहाँ से उन्होंने गोल्ड मेडल्स भी लिया और इसके अलावा सिल्वर और ब्रॉन्ज भी ले चुकी हैं नेशनल में। तो ये जो अभी जो रिसेंटली जो फाइट हुई है सिंध चैम्पियनशिप जो हुई है उसमें हैदराबाद से इनकी फाइट्स थी और माशाल्लाह इसने बहुत अच्छी फाइटें निकाली और फाइनल में जब फाइट हुई तो इसके इंजर्ड हो गए। ओके। लेकिन वो फिर भी इसको विन दिया गया है और वहाँ पे इंशाल्लाह ये सिंध के लिए जबरदस्त जी, बेहतरीन। अच्छा आबदार, मुझे ये बताइए कि यहाँ लड़कियों को मॉडलिंग करनी है, सिंगिंग करनी है, एक्टिंग करनी है, यूट्यूबर बनना है, टिकटॉकर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, बहुत कम ऐसी लड़कियां मिलती हैं जिनको फाइटर बनना है, जिन्हें ये ट्रेनिंग करनी है, मार्शल आर्ट ट्रेनिंग करनी है। ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? क्यों सोचा कि मैं मार्शल आर्टिस्ट बनूं? और वो भी इतनी छोटी सी उम्र में। क्या पेरेंट्स की ख्वाहिश थी? नहीं, पहले तो फिजिकल फिटनेस थी है मेरी, तो फिर फाइट्स होती है नहीं, छोटे मोटे इवेंट्स में जाती थी तो गोल्ड लिया था मैंने, तो फिर क्रेज़ बढ़ता गया इसका, अब यहाँ तक आ गए। मैं चाहूंगी कि प्लीज अगर कैमरा इनके मेडल्स को जूम कर सकता है, या मैं चाहूंगी उठा के दिखाएं आबदार, आप माशाल्लाह देखें कि ये देखें, ये आप दिखाएंगे मेडल्स, आप ये देखें, ये देखें उठाने के लिए भी इसको आपको और भी है भाई, और बहुत सारे बाकी रहने दो, बाकी तो और भी बहुत सारे हैं माशाल्लाह से आबदार के मेडल। ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है किसी भी पेरेंट्स के लिए या फिर बीइंग अ पाकिस्तानी हम लोगों के लिए कि हमारे कराची की, पाकिस्तान की एक बच्ची जो इतने सारे माशाल्लाह मेडल जीत रही है और नेशनल लेवल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इंशाल्लाह नेशनल खेलने जा रही हैं और फिर इंटरनेशनल भी आप खेलेंगी जरूर। मैं अभी भी वही सवाल पूछूंगा आपसे आबदार, आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? किसे देख के आपने सोचा कि मैं ये आर्ट सीखूं? खुद से। नो ब्रूस ली, नो जैकी चैन, नो जेट ली, कोई मास्टर एप, कुछ भी नहीं, खुद ऐसा लगा कि बस मुझे जो है ये करना चाहिए। आपके मास्टर से पूछ लेते हैं, आपने तो किसी न किसी से इंस्पायर होकर सीखा ही होगा। मतलब आधी दुनिया तो ब्रूस ली से इंस्पायर्ड है। सर असल में मुझे जो है ना बचपन से था जिम्नास्टिक का शौक। ओके। तो हमारे वहाँ स्कूल में आते थे, वो जो है ना ताइक्वांडो सिखाते थे। मैं उनको बोलता था, जिम्नास्टिक बोलते नहीं यार आपके अंदर ताइक्वांडो की, आप ताइक्वांडो खेले आप एक अच्छी लेवल पे जा सकते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप ताइक्वांडो की क्लासेस लें मुझसे। अच्छा पहले तो मास्टर साहब फर्क बता दीजिए, ताइक्वांडो, कराटे और जिट्सू और एक और आर्ट होता है ना इसका, टोकोडो होता है क्या एक और? हाँ, ये क्या फर्क क्या है इसका? हम तो सिर्फ इसको सबको कराटे लगते हैं, हम कहते हैं कराटे। ये सिर्फ जो है ना एक मतलब मार्शल आर्ट्स में बहुत सारी गेमें आ जाती हैं। अब ताइक्वांडो जो है वो कोरिया का कौमी खेल है ओलंपिक्स में और ओलंपिक में वाइट गेम है। मार्शल आर्ट्स में ओलंपिक्स में कराटे नहीं है, मतलब मार्शल आर्ट में सिर्फ ताइक्वांडो वाइट गेम है जो है। जूडो भी है जी। फर्क क्या है जूडो और ताइक्वांडो में? जूडो में तो सिर्फ बस पकड़ के जो है ना कमर लगाते हैं। अच्छा। ताइक्वांडो में किक और पंच का इस्तेमाल किया जाता है। वेरी गुड। और दूसरा जो है ना ये मतलब, और कराटे जो आप बता रहे हैं, कराटे वो ऊपर लेवल तक नहीं है, वो सिर्फ जो है ना बस क्लब लेवल तक है। बताया अभी वो इंक्लूड होने वाला है, अभी इंक्लूड होने वाला है, ठीक है। लेकिन ये जो बेल्ट्स होते हैं, ब्लैक बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, येलो बेल्ट, ब्राउन बेल्ट, ये तो कराटे में ही होते हैं ना, या ताइक्वांडो में भी होते हैं? ताइक्वांडो में भी होते हैं, ताइक्वांडो में भी होते हैं। ओके, इसका एक्सट्रीम जो है, जो आप मास्टर लेवल पे जाते हैं तो ब्लैक बेल्ट आपको मिलता है इसके या बाद कोई और? ब्लैक बेल्ट के बाद फिर कोर्स होते हैं, फर्स्ट डान, सेकंड डान, जबरदस्त, थर्ड डान, फोर्थ डान, फाइव डान। बड़ी मुश्किल चीज है ये, देखने में बड़ी आसान लगती है। कोर्स होते हैं। अभी सर गए हुए थे कोर्स करने, मास्टर का कोरिया गए हुए थे। अच्छा, वहाँ से कोरिया कोर्स करके आए सर। जबरदस्त, बेहतरीन। तो क्या सीख कर आए कोच सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब 26 ममालिक के लोग थे। हाँ जी। और 45 हम मास्टर थे पूरी दुनिया के जो वहाँ मौजूद थे कोरिया में, और हमारा पाकिस्तान से 2 लोग हम लोग नॉमिनेट हुए थे और उसमें से मेरा टॉप 10 में नाम था। अच्छा माशाल्लाह, तो एक बड़ी बात थी कि 45 दिन का हमारा कोर्स था वो।
सही। और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने VIP तरीके से हमें प्रोटोकॉल दिया हुआ था कोरिया ने, तो पाकिस्तान का झंडा वहाँ। अच्छा कोच सर, अक्सर हमने देखा है वर्दा कि हम मूवीज में देखते हैं ना, तो जो मार्शल आर्ट कर रहे होते हैं, कराटे जूडो वगैरह, वो 15-15 20-20 लोग एक साथ मार लेते हैं। हकीकत में आपकी कभी फाइट ऐसे होती है कि 4-5 लोग एक साथ और उनसे लड़ना? आप डिफेंस कर सकते हैं लेकिन आप बीच में से वहाँ रुक नहीं सकते। अच्छा, बस मतलब ऐसा कोई आठवां अजूबा नहीं है इंसान जो कि मार दे इतने सारे लोगों को। मुझे आपको एक सवाल करना है यहाँ पे कि ये औरंगी टाउन में एक प्रॉपर मार्शल आर्ट्स का स्कूल रन करते हैं जहाँ पे ये स्पेशल बच्चों को भी ट्रेन करते हैं और उनके बाद ट्रेनिंग के लिए उनको फिर आप फाइट के लिए भेजते भी हैं, तो इसके बारे में जरा बताएं हमें प्लीज। सिंध पैरा ताइक्वांडो विंग का प्रेसिडेंट भी हूँ सिंध का, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कर्नल वसीम साहब जो पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं और सर नजम जो हैं वो पैरा के प्रेसिडेंट हैं, तो उनके तवस्सुल से हम पहला बच्चा हमारा औरंगी का वियतनाम गया खेल के आया, और अभी एक बच्चा ट्रेनिंग के लिए गया हुआ ईरान, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जब वहाँ से वापस आएगा तो एक ओलंपिक क्वालिफाई राउंड के लिए वो बच्चा जाएगा। तो हमारे औरंगी के लिए मैं 1990 से औरंगी टाउन में ताइक्वांडो की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह कई प्लेयर निकले जिसमें आर्मी से डिपार्ट्स में बच्चे खेल रहे हैं, एयरफोर्स से खेल रहे हैं, पाकिस्तान पुलिस से खेल रहे हैं, सिंध से खेल रहे हैं, और औरंगी में ताइक्वांडो का बहुत स्कोप है और माशाल्लाह वहाँ से बहुत प्लेयर निकले और निकलते रहेंगे। अच्छा, मैं चाहूँगी थोड़ा सा इस पे आप एलैबोरेशन कीजिए, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिए कि आपने कहा कि स्पेशल चाइल्ड्स को आप ट्रेन करते हैं जो डिसेबल भी होते हैं, आपने ये भी मुझसे कहा, तो उनको ट्रेन करने में कितनी मुश्किलें सामने आपको फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि अक्सर मोटिवेट भी नहीं होते ना बच्चे, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट। ज़्यादातर मसला ये होता है कि फिजिकली हैंडीकैप जो होते हैं उनको सिखाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितने मेंटली टाइट बच्चों को होता है। अब KVTC स्कूल है, साइनोसा स्कूल है, उनके जो बच्चों को मैं ट्रेन कर रहा हूँ माशाल्लाह वो उनको हम पुमजे कराते हैं, उनकी फाइट नहीं होती है, उनके पुमजे होते हैं, और उनमें भी माशाल्लाह वो जापान गए हमारे साथ और वहाँ से मेडल लेकर आया KVTC स्कूल के बच्चे, जबरदस्त, और उनके पूरा स्पॉन्सर KVTC स्कूल ने किया था, माशाल्लाह बहुत अच्छा। वेरी गुड। और देखिए वर्दा, आजकल जो हालात चल रहे हैं ना मुल्क के, अभी देखिए कल का ही एक वाकया हम स्टोरी में डिस्कस कर रहे थे, पाकिस्तान रेलवे का जो कि ट्रेन में हुआ। इस तरह के बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं जो कि खवातीन को अकेला पा करके उसका फायदा उठाया जाता है, उस मौके को गनीमत जान लेते हैं बहुत सारे लोग, ऐसे लोग मौजूद हैं हमारे मुल्क में। तो सेल्फ डिफेंस के लिए ये आर्ट सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और बेसिक्स तो बिल्कुल जरूरी, बेसिक्स तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एटलीस्ट इसका कोई शॉर्ट कोर्स, कोच सर बताइएगा कि कोई 3 महीने या 6 महीने का ऐसा शॉर्ट कोर्स हो जिसमें सेल्फ डिफेंस के लिए हमारी खवातीन जो है वो तैयार हो जाएं, और फिर कोई ऐसा शख्स जिसको जो लफ्ज मैं कहना चाह रहा हूँ ऑन एयर नहीं कह सकता, लेकिन आप समझ रहे हैं कि क्या शख्स, वो शख्स जो है अगर कभी सामने आए तो उसे पता चल जाए और उसे उसकी मरहूमा नानी याद आ जाए। मसला ये कि 3 से 6 महीने कोर्स जो है वो कंटिन्यू अगर वो खवातीन करती हैं तो वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंस उनका डेवलप होगा, क्योंकि जो बच्चे हमारे पास सीख रही हैं माशाल्लाह अब्दार के अलावा भी बहुत सी बच्चियाँ डिपार्ट से भी खेल रही हैं और वैसे भी सिंध की लेवल पे भी कर रही हैं, और एक बच्ची हमारी अंडर 14 में भी सेलेक्ट हुई है, 40 साल की हैं, उनके बच्चे बड़े हो गए लेकिन वो फिर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अरे वाह माशाल्लाह, जबरदस्त। नाम है उसका। मैं क्या कहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो है ना बातों से नहीं समझते, एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो क्यों ना एक ऐसा जो है वो आप हमें एक परफॉर्म करके बता दें जिसमें आबदार जो है वो एक विक्टिम जो है वो पोर्ट्रे करें कि उनके पास कोई आ रहा है, वो सेल्फ डिफेंस जो है वो तैयार हो, बस तो फिर हो जाए सर, हो जाए। ये माइक निकाल लीजिएगा प्लीज। 14 ईयर्स, अंडर 14 ईयर्स, सही। अब माइक निकाल दीजिए, माइक निकालिए और आ जाइए। वैसे मैं भी चाह रहा था कि मैं भी जो हूँ ना वो पार्टिसिपेट करूँ, लेकिन मुझे किक अगर ये जोर से ना मारे तो मैं पार्टिसिपेट करूँगा। सर कैमरा आप थोड़ा सा कैमरे को जो है वो आप बस यहाँ आप इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आइए, बस ठीक है, ओके सही, ओके। वाह बेहतरीन, ओह गॉड, ये और वाह वो भाई वाह बेहतरीन, ये तो वाकई मुझे जेडन स्मिथ याद आ गया भाई। आप तो ना ही कर, ज्यादा बेहतर है। मैं वाकई मैं सेल्फ डिफेंस जो है वो जरा हो जाए दिखाएंगे, सही। पकड़ ले हाथ, तो इसका ब्रेक करेंगे, ओके, उसके बाद ये दोबारा ये अटैक करेंगे, फिर अपने ठीक है, सही। अच्छा, ये पहले कोई हाथ अगर आके आप हाथ कैसे पकड़ना है, कोई सब फर्स्ट अटैक पे कैसे करना है, सही, ये ओके। अब फिर अटैक कैसे करना है? अच्छा पैर, ओह यार, पैर जिस तरह से आपने इसको अगेन, जबरदस्त, ओए होए, ओह अच्छा मैं भाई वाह बेहतरीन 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 बेहतरीन, बाज जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा सेल्फ डिफेंस, जिस तरह से इन्होंने पैर एक दफा करके दिखा दें ताकि एक स्लो मोशन में, ताकि मैं चाहूंगी कि अगर जो घर पे हमें देख रही हैं वो समझ नहीं, पंच नहीं, जिस तरह से आपने पैर लगा के इनको गिराया,
ओहो, हाँ आबदार ने ये पकड़ा। अब देखिए पैर किस तरह से इन्होंने ये हाथ पकड़ना है क्रॉस आपने किया और है ऐसे इनको आपने गिराया गिरा है देना हाथ है पकड़ के। ठीक है जी, ये कुछ ट्रिक्स होती भाई हैं वाह, जो सबको बेहतरीन सीखनी आबदार, चाहिए। वेरी गुड, ऑसम। क्या बात है। ये सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल जो माशरा चल रहा है उसमें ये चीज जरूरी होती है। थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज बैठिए। और मैं कहूंगी कि जिस तरह से आबदार कर रही हैं, मैं तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई आप लोग अपनी बच्चियों को एटलीस्ट शॉर्ट ट्रेनिंग दें अपने आप को सेफ्टी के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कि विक्टिमाइज ना हो सके, विक्टिम का निशाना ना बन सकें। किसी भी कोई खुदा ना खास तरह की बुराई कभी बता के नहीं आती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अपनी खवातीन को तैयार बुराई के लिए तैयार डरे ना। वो कहते हैं ना, होप फॉर द बेस्ट, प्लान फॉर द वर्स्ट। सो प्लान फॉर द वर्स्ट, आप तैयार रहें, ये अच्छी बात होती है, तैयार रखना बहुत अच्छी बात होती है। तो थैंक यू सो वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर आए और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपने हमारे नाजरीन को सेल्फ डिफेंस के बारे में भी बताया। थैंक यू वंस अगेन। और अब हम चलते हैं वर्दा तलहा की जानिब और देखते हैं तलहा जतोई की इस बारे में क्या राय है। ओवर टू यू तलहा। फहीम बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी राय यह है कि इतनी फाइटिंग स्किल सीखने के बाद अब कोई फहीम के साथ जबरदस्ती या ज्यादती नहीं कर सकता और वो अपना सेल्फ डिफेंस सही तरीके से कर पाएगा। तलहा, क्या ख्याल है आपका कि डॉलर का सस्ता होने से क्या चीजों के पैसे कम होंगे? अब होने चाहिए, लेकिन हमें ज्यादा मार्जिन गिरना। हम चाहते हैं कि डॉलर हम देखेंगे नीचे आते हुए 190 से अब नीचे आएगा, तब असल इंपैक्ट फील होगा। इस वक्त इंपैक्ट फील नहीं होगा क्योंकि सबने कैलकुलेशंस की भी होती हैं, इंपोर्ट के ऑर्डर्स हुए हुए होते हैं। सिचुएशन मैं आपको बताऊं, डॉलर की इतनी सीरियस है कि गुज़िश्ता में रोज हमें खबर मिली कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जिसमें PSO है, कैलटेक्स है, अब दूसरे बाइको वगैरह, जो दूसरे ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जो शोरूम, शेल वगैरह, इनकी जो LCs खुलती हैं फहीम एंड वर्दा इंटरनेशनली, वो गारंटीज जाती है बैंक की तरफ से कि इतना तेल इंपोर्ट किया जा रहा है, बैंक इस पैसे को गारंटी कर रहा है और जो इंटरनेशनल पार्टनर होता है वो उस पैसे को डिलीवर करता है। सैडली पाकिस्तान की LCs को प्रॉब्लम फेस हो रहा है क्योंकि जो बैंक्स के रिटर्न कर दी गई है। तला, अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि वो रिटर्न कर दी गई है। काफी कंपनीज की LCs रिटर्न कर दी गई हैं, बैंक ने रिटर्न की हैं काफी LCs। तो इस वजह से आप सोचिए कि सिचुएशन बहुत सीरियस है। डॉलर हमारे पास है नहीं और हम मुसलसल IMF के तरले कर रहे हैं। IMF के साथ हम पिछले 15-20 सालों से लगे हुए हैं। पाकिस्तान का हाल कहां जा रहा है हमें मालूम है, हम इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, मजीद डिग्रेड हो रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। तो सोचने की बात है, IMF हमारा दोस्त है, हमारा दुश्मन है? कौन हमारे लिए अच्छे फैसले करेगा? सियासतदान, माहिर मुआशियात या हमारे लोग, हमारे अवाम? मेरे ख्याल से अब केस अवाम की अदालत में और अवाम ने सही फैसला करना है क्योंकि इलेक्शंस भी करीब आ रहे हैं। अगर अवाम ने सही फैसला नहीं किया ना, अल्लाह खैर करे, बस पाकिस्तान ऐसे ही चलता तो फिर अवाम को मुंह की खानी पड़ेगी। तला, अगर इस बार भी अवाम सही फैसला ना कर पाई तो फिर इनका रोना किसी काम का नहीं होगा कि जी दोबारा से महंगाई है। जब आप दोबारा इन हुक्मरानों को लाके बिठा देंगे जिनको आप पहले ही फेस कर चुके हैं, और कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, लेकिन अगर आप फिर वही गलती दोहराएं तो फिर आप किसी को इल्जाम नहीं दे सकते। और जनाब, इसी के साथ हमारे शो का वक्त भी खत्म हो चुका है, लेकिन कल सुबह फिर मुलाकात होगी आपसे 9 बजे। मुझे, फहीम को और तला को दीजिए इजाजत। कल मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।